डिस्ट्रिक्ट के लिखवा दी थी, समझाई थी। अच्छा, एक साइड में जो जिलों की आकृति हैं और एक तरफ उसमें डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख रहे हैं आपको। तो राजस्थान के नॉर्थ में हनुमानगढ़ है, उसकी आकृति कैसे बताई थी आपको? सोफा और चेयर शेप। सोफा या कुर्सी नुमा, इसमें लिखे हैं हनुमानगढ़। फिर राजस्थान के शेखावाटी वाले जिलों में एक सीकर जिला है जिसकी आकृति कुछ इस प्रकार की थी, जो बीच में सीकर का एक हिस्सा झुंझुनू के कुछ पार्ट के साथ मर्ज होकर एक जिला बन गया था, नीम का थाना। लेकिन गवर्नमेंट ने वापस इन जिलों को रिव्यू करवा के इनमें से कुछ जिले समाप्त कर दिए, जिसमें से ये भी समाप्त हो चुका है। तो सीकर की आकृति बीच में तो ये प्याले नुमा है, जो बाउल शेप आकृति है, या जिसको हम कहते थे क्रिश्चियन शेप, अर्धचंद्राकार। जैसे अपन स्कूलिंग टाइम में ये यूज करते हैं ना, डी, चांदा, और चांदे का आधा हिस्सा अर्धचंद्राकार, आधा चांदा नहीं, अर्धचंद्राकार, ये क्रिश्चियन शेप में। तो ये क्रिश्चियन शेप में, बाउल शेप में, प्याले नुमा आकृति में राजस्थान का कौन सा जिला है? तो उसमें सीकर। तो बीच में तो डिसमेंटल या डिवाइड होने के कारण इसकी आकृति बिगड़ गई थी, लेकिन वापस आकृति आ गई है इसकी। तो नीमका थाना वाला टाइटल वापस हट चुका है इससे। तो एक उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो सीकर की भी अपनी एक आकृति है, जिसमें प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार आकृति। बॉल शेप और क्रिश्चियन शेप। प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार आकृति सीकर। फिर राजस्थान के पूर्वी जिलों में भरतपुर की आकृति जो समाप्त हो चुकी है, पहले थी सेटिंग स्क्वायरल शेप में बैठी गिलहरी जैसी, तो वर्तमान में डीग अलग होने से उसकी आकृति वर्तमान में वो नहीं लिखी जाती। फिर पूर्वी जिलों में अपने करौली जो डिस्ट्रिक्ट है, करौली डिस्ट्रिक्ट देखने में डक जैसा दिखाई देता है, बतख जैसा, तो डक शेप में। बतख का आकार, इसमें लिख दीजिए करौली। करौली डिस्ट्रिक्ट बतख शेप में, डक शेप में। फिर जयपुर के जस्ट निकट वाला जो जिला है दौसा, दौसा की जो आकृति है बो शेप में, धनुषाकार। तो उसमें लिखे धनुषाकार या बो शेप दौसा। घोड़े की नाल जैसा। ये चित्तौड़ के बारे में बताया था। चित्तौड़ राजस्थान में सदन में एक चित्तौड़ अलग है और एक कोटा की तरफ अलग। कोटा की तरफ का जो चित्तौड़ है वो कुछ इस तरीके से है, घोड़े की नाल के रूप में। घोड़े के पांव के नीचे जो छल्ला डलता है, जो लगभग इस आकृति में होता है, तो लगभग उस आकृति से मैच करता हुआ है जो एक डिवाइडेड चित्तौड़, छोटा चित्तौड़ जो है, इस कारण उसको कहते हैं घोड़े के नाल जैसा चित्तौड़। तो घोड़े की नाल वैसे देखा जाए तो घोड़े के जूते होते हैं जो उसके खुर या नाखूनों के बीच में फंसाए जाते हैं, ताकि जो कठोर सतह होती है उस पर वो इजीली चल पाए, नाखून अधिक नहीं घिसे उसके। तो इस कारण इसको कहा जाता है स्यो फोर्स शेप, घोड़े की नाल जैसी। या घोड़े का नाल जैसा जिला कौन सा है? तो घोड़े का नाल जैसा जिला चित्तौड़। और इस आकार में राजस्थान में पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी। वो पहाड़ियां मिलती हैं बारां में।
तो हम ज्योग्राफी में आगे पहाड़ियां भी पढ़ेंगे इसी आकृति में। शो फोर शेफ हिल्स कहाँ पर हैं? तो हिल्स में आंसर रहेगा 12। और डिस्ट्रिक्ट में आंसर कौन रहता है? चित्तौड़। जैसे अपने ये जो ऊपर लिखा था सिक्कर में प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार ये तो जिला लिखा है अपने, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां भी आती हैं हाड़ौती की तरफ, बूंदी, कोटा और झालावाड़ के बीच में। क्रिश्चियन शेप में हिल्स आती हैं, जिसमें बूंदी की और बूंदी हिल्स और कोटा और झालावाड़ के बीच में इनको नाम दिया जाता है मुकुंदरा हिल्स। और मुकुंदरा हिल्स एंड बूंदी हिल्स इक्वल टू क्रिश्चियन शेप हिल्स। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां अलग जगह है, जबकि अर्धचंद्राकार जिले का दर्जा किसको मिला हुआ है? सीकर को मिला हुआ है। तो ऐसी कुछ ज्योग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो अपने फिजिकल डिवीजन में भी होंगी आकृतियां, और कुछ अपने जिलों में भी हैं। तो अभी अपन जिले पढ़ रहे हैं, तो ये आकृतियां कौन कौन से जिलों में है? तो प्यालेनुमा या अर्धचंद्राकार सीकर में, धनुष वाला अपना दौसा है, श्योर फॉर सेफ हिल्स चित्तौड़। चित्तौड़ में एक आकृति और भी बोली जाती है, जैसे अपने गेहूं में एक कीट होता है, एक बारीक सा कीट जिसके आगे पीछे यूं पांव होते हैं, बीच में हल्का सा गैप होता है, इसको नाम दिया जाता है इली। क्या बोलते हैं? तो ये एक इंसेक्ट या कीट का टाइप होता है जिसका नाम इली। तो इली जैसा भी हम चित्तौड़ को ही मानते हैं। तो चित्तौड़ तो आगे लिखा हुआ है, जो घोड़े के नाम लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे और लिख दीजिए, या इली जैसा। इली इंसेक्ट या कीट का एक टाइप होता है। गेहूं के अंदर देखते हैं ब्राउन ब्राउन कलर का जो कीट होता है वो होता है इली। तो इसी को ही लिखा जाता है चित्तौड़ को। चित्तौड़ की दोनों आकृतियां जीवों के नाम से, घोड़े की नाल से, और दूसरी तुलना किससे हुई है? इली से। फिर अपने अजमेर के आसपास जो मैथमेटिक शेप, जिसमें अजमेर खुद ट्राइंगल शेप में, लेकिन ब्यावर अलग होने के कारण उसका ट्राइंगल शेप है, वो आकृति बिगड़ चुकी है अब इसकी। अजमेर के ईस्ट में मैंने आपको बताया था स्क्वायर शेप में टोंक, और इसके जस्ट नीचे आयताकार आकृति में रेक्टेंगल शेप में भीलवाड़ा। तो ये अजमेर संभाग में एक नागौर को छोड़ दें तो बाकी ज्यादातर जिलों की आकृतियां हैं, और सभी मैथमेटिक शेप में है। तो अजमेर की आकृति इसलिए खत्म हो चुकी है क्योंकि इससे ब्यावर अलग हट चुका है। तो अजमेर डिवीजन में जो एक दो जिलों की आकृति है, जिसमें टोंक स्क्वायर शेप में, वर्गाकार, भीलवाड़ा रेक्टेंगल शेप में, आयताकार। तो स्क्वायर शेप में है टोंक, रेक्टेंगल शेप में भीलवाड़ा, और ट्राइंगल शेप में जो अजमेर था वो डिवाइडेड हो गया है ब्यावर में। उसके बाद में वो आकृति उसमें नहीं लिखी जाती। अदरवाइज तीन मैथमेटिक्स इकाइयां थी, एक तो ट्राइंगल, एक स्क्वायर शेप में, और एक रेक्टेंगल शेप में। तो अब रह गई स्क्वायर शेप टोंक और फिर रेक्टेंगल शेप भीलवाड़ा। तो स्क्वायर शेप में है टोंक, और उसके बाद में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भीलवाड़ा है। फिर राजस्थान के जो सदन के डिस्ट्रिक्ट थे, सदन में उदयपुर है। उदयपुर की आकृति कुछ ऑस्ट्रेलिया से मैच करती हुई थी, लेकिन उदयपुर का जो साउथ ईस्ट पार्ट अलग हुआ है उससे, सलूम्बर। और जब से सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ है तब से उदयपुर का ऑस्ट्रेलिया बिगड़ गया है, यानी अब ये खुद ऑस्ट्रेलिया शेप में नहीं है। बाकी लगभग देखने में थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया के मैप से मैच करता था उदयपुर। उदयपुर से अलग ऊपर एक जिला हुआ था जिसका नाम है राजसमंद। ये उदयपुर से डिसमेंटल होकर अलग बना था। ये बहुत पहले बन चुका है। सलूम्बर तो अब बना था जब नए जिले बनाए थे। तो राजसमंद की आकृति देखने में कुछ अपने को तिलक जैसी दिखाई देती है, और इसको हम पानी की बूंद जैसा भी बोलते हैं। जैसे माथे पे टीका निकालते हैं ना, तो तिलक के या टीके जैसी आकृति किसकी है? राजसमंद। एक तो तिलक शेप, और अब इसकी आजकल तुलना हम किससे करने लग गए? वाटर ड्रॉप में, पानी की बूंद जैसा। वाटर वाटर ड्रॉप शेप में। तिलक जैसा, या तिलक आकृति वाला, या पानी की बूंद जैसा।
दोनों में आंसर सेम ही रहेगा, राजसमंद। तो इसमें अपने कुछ जिले ऐसे हैं जो मैथमेटिक शेप में हैं, कुछ जीवों से तुलना हुई है, कुछ विशेष आकृति हैं, यानी कुछ जीवों के नाम से, जिसमें एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ से रिलेवेंट। तो वाइल्ड लाइफ में अपने सारे आ जाते हैं, जीव भी आ जाते हैं, कुछ इसमें एनिमल्स हैं जिसमें डोमेस्टिक एनिमल्स भी हैं, कुछ में अपने मैथमेटिक शेप, मैथ्स वाली आकृति हैं, या कुछ में अन्य वस्तुएं, अदर जो थिंग्स जैसे अन्य वस्तुएं हैं, जैसे धनुष जैसा जिला कौन है, दो सा है, तिलक वाला जिला कौन सा है, या पानी की बूंद जैसा कौन सा है, राजसमंद, या कुर्सी जैसा कौन सा है, हनुमानगढ़। और जीवों में अगर देखें तो घोड़े की नाल, चित्तौड़, इली जैसा, चित्तौड़, और मुख्यतः बतख जैसा, करौली डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुछ एक जो जीवों से तुलना जिनकी हुई है। और एक अर्धचंद्राकार या बाउल शेप में सीकर, अर्धचंद्राकार है, या फिर प्यालेनुमा सीकर। तो ये लगभग है कितने, 7-8 जिले हो गए क्या। जोधपुर की आकृति अब नहीं, जोधपुर पहले मानते थे अपन मयूर आकृति, क्योंकि अब जोधपुर से एक बड़ा हिस्सा अलग हो गया है, फलोदी। तो फलोदी अलग होने के बाद में उसके जो मयूर आकृति या पिकॉक शेप में जो आकृति बोली जाती थी वो अब नहीं बोली जाती। तो ये जो एक गलत, हालांकि जोधपुर को गलत लिखा जाता था, मोर जैसी आकृति, मोर जैसी आकृति में वो नहीं था, वहां का फोर्ट था मेहरानगढ़। तो ये ठीक हुआ, फलोदी अलग हो गया, तो कम से कम ये आकृति समाप्त हुई उसके। तो राजस्थान के विस्तार वाले पार्ट में अपने 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट वाली क्लास में हमने बात की थी एरिया को लेकर, तीनों बेसिस पर डिस्कस किया था अपने। इंडिया के अकॉर्डिंग हमारे क्या स्टेटस है, कि हम इंडिया में 10.41% और एरिया वाइज हमारी रैंक इंडिया में फर्स्ट। फिर राजस्थान के अकॉर्डिंग छोटे और बड़े जिलों को देखा था, और फिर वर्ल्ड वाइड इसमें विश्व से तुलना करके हमारा हिस्सा विश्व में कितना है, लगभग 0.25 के आसपास। और कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनके हम इक्वल थे और कुछ एक से बड़े थे। तो इक्वल टू में हम थे लगभग एफजीपी कंट्री, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जापान एंड नॉर्वे। और फिर दोगुना हम किससे थे, ब्रिटेन से, 5 टाइम मल्टीपल, और 17th टाइम मल्टीपल वो इसराइल से थे। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका था। और अभी जो लास्ट में अपनी बात हुई है शेप या आकृतियों पर, इसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है बाउंड्रीज। लास्ट में लिखिए सीमाएं। तो लास्ट पार्ट है इसमें सीमाएं। इसमें लिखिए राजस्थान की सीमा 2 भागों में विभाजित है। द बाउंड्री ऑफ राजस्थान स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। राजस्थान की सीमा 2 भागों में विभाजित है। इसमें लिखे इंटरनेशनल बाउंड्री, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी तरफ बाउंड्री है वो हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा। इंटरस्टेट बाउंड्री। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सॉरी अंतर्राज्यीय सीमा। इंटरनेशनल बाउंड्री है वो हमारी बाउंड्री का एक छोटा हिस्सा है।
राजस्थान की जो टोटल बाउंड्री है उसमें नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है वो इंटरनेशनल बाउंड्री जो पाकिस्तान के टच में है 1070 किलोमीटर, और रिमेनिंग बाउंड्री गंगानगर से लेकर नीचे इस साइड में बाड़मेर तक। ये जो क्लॉकवाइज बाउंड्री इधर चल रही है बाड़मेर की तरफ, ये बाउंड्री राजस्थान की मोस्टली इंटरस्टेट बाउंड्री है, जो 48-50 किलोमीटर, 48-50 किलोमीटर। तो इंटरनेशनल बाउंड्री का जो हिस्सा है राजस्थान में वो 1070 किलोमीटर, जबकि इंटर स्टेट बाउंड्री का जो पार्ट है वो 48-50 किलोमीटर, 48-50 किलोमीटर। और इन दोनों डेटा को आप ऐड करेंगे तो टोटल बाउंड्री ऑफ राजस्थान आएगा फिर, जो 5,920 किलोमीटर। तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान की सीमा बताइए, तो आंसर रहेगा 5,920, क्योंकि दोनों मिलकर राजस्थान की बाउंड्री है। तो ऊपर लिखा ना, राजस्थान की दो सीमाओं में विभाजित किया जाता है, इंटरनेशनल और इंटरस्टेट बाउंड्री। ये कंडीशन आती है तब ये वाले डेटा बताने कि इंटरनेशनल बाउंड्री बताइए, तब अपना डेटा होगा 1070। इंटरस्टेट बाउंड्री बताइए तो टोटल में से ये घटा दीजिए, इन दोनों का जो गैप होगा वो कितना होगा, 4850। तो मीनिंग है तीनों डेटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों इंडिविजुअल ये याद कर लो तो टोटल बाउंड्री ऑफ राजस्थान अपने आप याद हो जाएगा। तो जो बीच में आप डेटा लिख रहे हैं 5,920, इसके जस्ट नीचे लिख दो राजस्थान की कुल सीमा, टोटल बाउंड्री ऑफ राजस्थान। टोटल बाउंड्री ऑफ राजस्थान। अब इन दोनों पार्ट को अपने को सेपरेट पढ़ना है, एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री को कवर करना है और दूसरा अपने को अलग करना है इंटरस्टेट बाउंड्री को। तो फर्स्ट हेडिंग इसमें लीजिए आप, अंतरराष्ट्रीय सीमा। फर्स्ट हेडिंग इसमें लीजिए, इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा, उनको कुछ स्पेसिफिक नाम भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि हमारी बाउंड्री का है। तो एक तो इसमें ये जरूरी है कि इनके नाम आपको याद हो, यानी जो नेम ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री है वो। फिर इसका एक निर्धारण तिथि होती है, एक निश्चित डेट को निर्धारित की जाती है, तो वो डेट अपने को याद होनी चाहिए। इसमें डिटर्मिनेशन डेट, इस लाइन के रास्ते में किसी पॉइंट से स्टार्टिंग मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है, तो शुरुआत इसकी पता होनी चाहिए किस स्थान से स्टार्ट, कहाँ से होती है, और इसका अंतिम बिंदु लास्ट पॉइंट कहाँ पर है। ये इसमें जनरल पॉइंट होते हैं। जैसे इंडिया के जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसमें एक एक हिस्सा अपना स्थलीय भाग है भारत में और एक जलीय भाग। तो जो लैंड बाउंड्रीज हैं, लैंड बाउंड्रीज का निर्धारण कुछ ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा हुआ है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के उन ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया हुआ है। जैसे कि इंडिया का जो ये हिस्सा है, ये कभी यहाँ तक ये कंप्लीट भारत था। लगभग 1896 के आसपास अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और भारत की सीमा को सेपरेट किया गया, क्योंकि इस साइड में भी ब्रिटिश कंपनी थी और इस साइड में भी ये थी, तो यहाँ पे अलग करने वाले थे।
ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या था? सर मोटी की उम्र मोर्टिमर, सर मोर्टिमर डूरंड। तो इनके सरनेम से इसको नाम दिया गया था डूरंड लाइन। तो डूरंड लाइन मुख्यतः कौन से राष्ट्रों के बीच में? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 में इस बाउंड्री है या इस बॉर्डर है इसको तय किया गया। लेकिन बाद में 1940 के आसपास मांग उठने लग गई पाकिस्तान की। तो उस समय वहां के लॉ चैम्बर के जो प्रमुख थे, यानी उनके कानून के जो प्रमुख व्यक्ति थे, वो थे सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ नाम था पूरा। तो उन्हीं के नाम से सर सिरिल को यहाँ अपॉइंट किया गया भारत में, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। तो उन्हीं जॉन जॉन रेडक्लिफ के नाम से इस लाइन का नाम क्या रख दिया गया? रेडक्लिफ लाइन। जो इन्होंने निर्धारित की, फाइनली इसको ड्रॉ किया गया था 17 अगस्त 1947। स्वतंत्रता ही 2 दिन बाद फाइनली इसके ऊपर सिग्नेचर हुए थे। तो इसका मीनिंग देश की स्वतंत्रता से नहीं है, उसके 2 दिन बाद से मानी जाती है। तो ये 15 अगस्त या 14 अगस्त भी लिखा रहता है, पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस भी। तो कई बुक्स ये लिखते हैं 14 या 15, जबकि सर सिरिल जो लाइन है उस पर लिखा हुआ है कि फाइनली डिटर्मिनेशन ऑन 17 अगस्त 1947। इस रेखा को अंतिम रूप से निर्धारित सिग्नेचर इस पे जो हुए थे वो 17 अगस्त 1947, तब से इस लाइन को मान लिया गया। तो सर सिरिल लाइन है, वो सिर्फ राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की लाइन नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान की पूरी लाइन का ही नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन या सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ लाइन। पूरा नाम बोलो तो व्यक्ति के नाम के साथ आएगा, बाकी इनके जो सरनेम है वो यूज किए जाते हैं जनरली। बाकी 1-2 बार एग्जाम में सर सिरिल लाइन के नाम से भी पूछ लिया गया, यानी स्टार्टिंग वाला टाइटल यूज करके, बाकी जनरली लास्ट वाला यूज होता है जो सरनेम होता है। जैसे यहाँ सर मोर्टिमर डूरंड, तो ये डूरंड लाइन के रूप में है। जो वर्तमान में देखा जाए तो ये जो सीमा है, ये वाला हिस्सा ये भारत के पास नहीं है, पीओके के रूप में, पाक अधिकृत कश्मीर। और अभी तो मौका है एक बार फिर से वापस लाने का। तो ये जो पीओके वाला जो हिस्सा है, ये वाला यहाँ से लेके और ये पूरा पाकिस्तान बन गया। तो डूरंड लाइन प्रेजेंट में किसके बीच है? तो प्रेजेंट में तान और तान के बीच। कौन कौन सा तान? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो वर्तमान में ये इंडिया के बीच में नहीं है, क्योंकि वर्तमान में ये हिस्सा, ये जो बाउंड्री जो ड्रॉ की गई थी ये वाली, इस बाउंड्री पे एक हिस्से में तो पाकिस्तान है और सामने है इसमें अफगानिस्तान। वैसे देखा जाए तो वर्तमान भारत से अफगानिस्तान है वो बाउंड्री नहीं बनाता, लेकिन इस पीओके को अभिन्न भारत मानते हैं, यानी पार्ट ऑफ इंडिया मानते हैं। इंडिया के मैप में दिखाते हैं लेकिन लिखते हैं हम पीओके के नाम से इसको, पाक अधिकृत कश्मीर। और ऐसे ही अपने भारत में नॉर्थ ईस्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच 1914 के अंदर एक लाइन को ड्रॉ किया गया था। उस लाइन को नाम दिया गया था सर मैकमाहोन लाइन। इस सीमा रेखा का नाम क्या था? मैकमाहोन लाइन। हमने इसमें ज़्यादा गड़बड़ नहीं किया, मोहन के ए को आगे रखा और ओ को इधर ले आए, हमने इसको हिंदुस्तानी मोहन बना के छोड़ा है। तो सर मैकमाहोन का नाम जनरली हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन ही बोलते हैं। तो ये मैकमोहन मैकमाहोन है वैसे, हालांकि कई तो इसको जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं एक तो ब्रिटिश अधिकारी मैक थे और एक भारतीय मोहन थे, उन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। तो ये कोई मैक और मोहन नहीं था, एक ही व्यक्ति था मैकमाहोन। ब्रिटेन में माहोन मोहन कहाँ से आएगा? तो ये ब्रिटिश अधिकारी सर मैकमाहोन, जिन्होंने उस समय अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि उस समय ब्रिटिश कंपनी स्थापित थी इस साइड में, कंपनी की एक शाखा थी यहाँ पे जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट फ्रंट को सपोर्ट करती थी या उसकी सिक्योरिटी करती थी। तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे जो रहा करती थी फ्रंट या सीमा पर, उसको नाम दिया जाता था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। उस नेफा का हेडक्वार्टर यहाँ था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आप ये घाटी कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, तवांग घाटी, जिसके लिए चाइना बार बार डिमांड करता है तवांग हमारा है। तो ये तवांग अरुणाचल प्रदेश में। तो उस समय ब्रिटिश अधिकारी ने ये कहा था कि मैं जहाँ तक पहाड़ों पे खच्चर पे चढ़ के जा रहा हूँ वो मैकमाहोन रेखा होगी आज के बाद। तो वो जहां तक गया अरुणाचल प्रदेश वो मैकमोहन रेखा, जनरली हम कहते हैं भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमाहोन, जबकि संपूर्ण भारत और चाइना के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है। सबसे ज्यादा भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद अधिक है। क्यों? क्योंकि हमने अधिकांश बाउंड्रीज है वो नेचुरल बाउंड्रीज बना रखी हैं। कहीं पे कुछ नदियों को बना रखा है बेस, कहीं पे नालों को बना रखा है, कहीं पर्वत चोटियों को बना रखा है।
तो पेट्रोलिंग करते टाइम कुछ कुछ बार पेट्रोलिंग सीमा का जो मुख्यतः वहाँ पे वो पहरेदारी होती है ना एक तरीके से। तो जैसे अपने नाइट में चौकीदार आते हैं, तो उस तरीके से इंडियन आर्मी भी अपनी सीमा की चौकसी या वहाँ पे सिक्योरिटी करते टाइम कई बार चीन की ओर चले जाते हैं पेट्रोलिंग टाइम, क्यों पता ही नहीं लगता है वहाँ पे। तो चाइना वाले अवेयर करते हैं भाई इधर चाइना के एरिया में आ गए, तो पीछे हट जाते हैं, और अवेयर करने के बाद में भी आगे बढ़ते हैं तो वो बाद में गोलियां चलाना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा ही चाइना वाले भी इधर आते हैं पेट्रोलिंग करते टाइम, कई बार भारत की सीमाओं में आ जाते हैं। तो चाइना वाले तो इतने निकम्मे हैं, कई बार वो कैंप वैम्प भी लगा लेते हैं। तो बीच में हुआ था ना एक जम्मू कश्मीर के लद्दाख के अंदर जो एक झील वगैरह थी पेंगोंग लेक, उसके निकट कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, बाद में हमने चेतावनी दी और उसके बाद में हट गए थे पीछे। हालांकि कुछ दिन तक वो अपनी हट, उनको लगता है कि भाई विरोध नहीं होगा तो बाद में भारत में और अंदर तक चले आएंगे अपन। तो भारत और चीन के बाद सीमावर्ती विवाद इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारी बाउंड्रीज का जो निर्धारण है वो नेचुरल बाउंड्रीज है अपने। आज भी अपने मुख्यतः प्राकृतिक सीमाएं अधिक है। इसका मीनिंग है पाकिस्तान की तरफ पूरी तारबंदी नहीं है, पाकिस्तान वाले पे तो पूरी तारबंदी है अपने। जहाँ जरूरत पड़ रही है वहां धीरे धीरे दीवारें भी बना रहे हैं अपन। तो इन सीमा रेखाओं के जैसे अलग अलग नाम है, वैसे अपने राजस्थान वाली सीमा रेखा का नाम क्या है इनमें से? वो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन से अधिकारी थे? सर सिरिल, पूरा नाम लिखेंगे, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। जॉन रेडक्लिफ लाइन या रेडक्लिफ रेखा। इसकी निर्धारण तिथि है स्वतंत्रता के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947। फिर स्टार्टिंग कहाँ से होता है, एंडिंग पॉइंट क्या है, इनकी बातें बाद में करेंगे, एक बार ये लिखेगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा नाम, नाम सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ के आगे लाइन और ऐड कर देना यानी रेखा भी लिख देना। तो टाइटल तो जनरली जो लास्ट वाला होता है ये यूज करते हैं, रेडक्लिफ रेखा। तो जरूरी नहीं हमेशा ये यूज किया जाए, हो सकता है स्टार्टिंग नाम यूज कर लें। सर सिरी लाइन किसके मध्य है, तो ये भी भारत पाकिस्तान वाली वही रेखा है, रेड क्लिफ वाली लाइन। तो जॉन जनरली कम ही लिखा हुआ रहता है इसमें, बाकी जॉन भी है बीच में, सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ लाइन। इसमें डिटर्मिनेशन डेट, निर्धारण तिथि है 17 अगस्त 1947। फिर बाद में इसकी शुरुआत कहाँ पे और अंतिम पॉइंट, तो हम राजस्थान के अकॉर्डिंग इसको कवर कर रहे हैं। बाकी तो इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में अभी आपको बताई थी ना भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। तो इस साइड में लद्दाख जम्मू कश्मीर, उसके बाद में पंजाब राजस्थान और गुजरात, इन सीमाओं तक। तो टोटल इसके रेड क्लिफ की लाइन जो लंबाई है इसकी वो कितनी है? रेड क्लिफ की टोटल लंबाई है 3323 किलोमीटर, जबकि हमारे हिस्से में से इसमें सिर्फ 1070 किलोमीटर। तो इसका मीनिंग रेड क्लिफ की लाइन वो नहीं है जो हम पढ़ रहे होते हैं, आप वो लाइन है जो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे, वहाँ लिखवाया जाएगा लेंथ ऑफ रेड क्लिफ लाइन, और हम लिख रहे हैं लेंथ ऑफ रेड क्लिफ लाइन ऑन राजस्थान बॉर्डर। राजस्थान की सीमा पे रेड क्लिफ कितनी है? ओनली 1070, हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो इस सीमा रेखा की जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो इस साइड में गंगानगर वाला जो पार्ट है, जैसे यहाँ तक तो इंडिया का पंजाब आके समाप्त होता है। तो राजस्थान का ऊपर वाला जो हिस्सा है हिंदूमल, सॉरी ये वाला सिर कोणा विलेज, कोणा विलेज ये तो पंजाब वाले हिस्से के टच में है, पाकिस्तान के टच में नहीं है। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर पंजाब का जो आके यहाँ टच करता है गंगानगर के, और यहाँ पे एक विलेज आता है जिसका नाम है हिंदूमल कोट। तो इस हिंदूमल कोट को इंटरनेशनल बॉर्डर का स्टार्टिंग माना जाता है। तो राजस्थान के उत्तरी पॉइंट को कोणा विलेज को स्टार्टिंग पॉइंट क्यों नहीं माना गया? क्योंकि वो इंडिया के पंजाब में ही है वो तो। जबकि ये वाला जो पॉइंट जहाँ टच होता है पंजाब, जहाँ समाप्त होता है, जहाँ से
राजस्थान स्टार्ट होता है। तो इस पॉइंट से इंटरनेशनल बाउंड्री स्टार्ट होती है अपनी। इसको नाम दिया जाता है हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा इसमें? श्री गंगानगर। यहाँ से लेके और लास्ट में बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे स्थान आता है बाखासर। बाखासर बाड़मेर। ये इस पे लास्ट पॉइंट माना जाता है और ये इसका स्टार्टिंग माना जाता है, शुरुआत। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से। इसके बाद में आगे कंटिन्यूस गंगानगर के जस्ट नीचे जो डिवीजन हेडक्वार्टर आता है, संभाग मुख्यालय बीकानेर। जैसे बाड़मेर का संभाग मुख्यालय कौन आता है? जैसलमेर। और फिर अब बीच में जोधपुर का एक हिस्सा फलोदी निकला है, जिसमें कुछ हिस्सा जैसलमेर का मर्ज किया गया है। तो इस कारण फलोदी ऑन बॉर्डर दिखाई देता है। हालांकि सबसे छोटी सीमा अपने को फलोदी की दिखाई देती है, लेकिन वर्तमान में ये बॉर्डर पे है, जोधपुर बॉर्डर पे नहीं था। तो फलोदी बॉर्डर पे कैसे है? क्योंकि उसमें कुछ पार्ट किसका मर्ज होगा? जैसलमेर। तो अभी तक तो नहीं बताया गया है, कि जो गवर्नमेंट डेटा है उसमें भी नहीं बताया गया जैसलमेर से कुछ हिस्सा लिया गया है। लेकिन न्यूज़पेपर में बीच बीच में आता रहा है कि जैसलमेर में एक तहसील आती है नोक। कौन सी तहसील? नोखा बीकानेर में आता है। तो ये नोखा नहीं है, सिर्फ नोक है। तो नोक जैसलमेर है, उसका कुछ पार्ट इसमें ऐड हुआ है जोधपुर में, फलोदी के अंदर। इस कारण फलोदी बॉर्डर पे पहुंच गया, अदरवाइज जोधपुर बॉर्डर पे नहीं था। तो जोधपुर का कोई भी पार्ट डिसमेंटल या डिवाइड होगा, उससे टूटेगा, तो क्या वो बॉर्डर पे जाएगा? नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बॉर्डर पे चला गया। तो इसका मतलब उसमें जैसलमेर का कुछ हिस्सा मर्ज हुआ है। तो एक तो ये अपने पुराने वाले जिले गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, और एक बीच में अपने न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो बॉर्डर पे नया जिला कौन सा है? फलोदी। तो इन जिलों में न्यू डिस्ट्रिक्ट या नया जिला ही है। और वर्तमान में हल्की सी बाउंड्री टच, हालांकि इस बाउंड्री के डेटा अभी तक नहीं है, लेकिन रफली जो मैप आ रहे हैं उसमें सबसे छोटा बॉर्डर फलोदी का दिख रहा है, जबकि सबसे बड़ा बॉर्डर जैसलमेर। तो ये जैसलमेर का बॉर्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 464 किलोमीटर है। इसके आसपास भी नहीं है कोई, जैसे बाड़मेर नंबर 2 पे है, लगभग 228 किलोमीटर। तो देखा जाए तो इसका हाफ भी नहीं है। और उसके बाद में गंगानगर माना जाता है 210, बीकानेर माना जाता है 168। तो इसका मीनिंग इस बॉर्डर में से कुछ हिस्सा कम होगा। हो सकता है 40, 50 या 60 किलोमीटर तक कम हो जाए, तो अभी लगभग 400 किलोमीटर के आसपास ये रहेगा। तो इसके आसपास फिर भी कोई बॉर्डर नहीं है। तो इसका मीनिंग है कि राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर पे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जैसलमेर एंड स्मॉलेस्ट बाउंड्री फलोदी, और ऑन बाउंड्री न्यू डिस्ट्रिक्ट। सीमा पे नया जिला कौन सा है? तो सीमा पे एकमात्र नया जिला है फलोदी। अब इसके अपोजिट इस साइड में पाकिस्तान के कुछ जिले हैं। जैसे एक तो पाकिस्तान की स्टेट है यहाँ पर, एक तो पाकिस्तान का है पंजाब स्टेट, और एक नीचे है सिंध। दोनों नदियों के अकॉर्डिंग है। जैसे इस साइड में जो सिंध नदी बहती है, उस सिंधु नदी जो बहती है, इस सिंधु नदी में भारत की ओर से कुछ जाने वाली 5 प्रमुख नदियां होती हैं। ये जो पंच महानद बोलते हैं अपन, जिसमें झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज। तो ये 5 नदियां जिस एरिया से बहती हैं, उस एरिया को कहते हैं पंच प्लस आब, पंजाब। और ये जिस एरिया में जाके पाकिस्तान में पंजाब के आसपास मिलती हैं, उसके आगे सिंध का मैदान बनता है। तो सिंध का मैदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैदान मुख्यतः किस नदी का है? सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी का होने के कारण इसको सिंध। और वो 5 नदियों का क्षेत्र क्या कहलाता है? पंच प्लस आब। क्योंकि आब का मीनिंग क्या होता है? जल या पानी। दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है तो दोआब कहते हैं, और मुख्यतः 3 नदियों के बीच त्रियाब कहते हैं, और 5 नदियों के बीच पंजाब कहते हैं। पंच प्लस आब यानी 5 नदी या 5 जलीय क्षेत्रों के बीच का जियोग्राफिकल एरिया। तो इस कारण पंजाब का नाम पंजाब इसलिए है क्योंकि वो 5 नदियां या 5 जलीय क्षेत्रों के बीच में है। अपने राजस्थान में भी आता है ना, जालोर के आसपास छोटी छोटी 4-5 नदियां आती हैं, तो जालोर का सांचौर वाला जो हिस्सा है वो राजस्थान के पंजाब के रूप में है। जबकि इंडिया का पंजाब राजस्थान के उत्तर में है या फिर पाकिस्तान में। तो पंजाब के हिस्से दो हैं, एक पाकिस्तान के पास पंजाब है और एक हिस्सा
इंडिया के पास से। जो लाहौर वाला है वो पाकिस्तान, और अमृतसर वाला है वो इंडिया के पास। गदर मूवी है ना जिसमें गाना भी आता है, रब जाने कब गुजरा लाहौर, कब आया अमृतसर, है ना, उसमें बीच में से एक लाइन आती है। तो इसमें अपोजिट पाकिस्तान वाला हिस्सा, उसमें पाकिस्तान के स्टेट कितने हैं, तो स्टेट आते हैं दो, पंजाब और सिंध। फिर इनके डिस्ट्रिक्ट, तो पंजाब के जो जिले हैं वो राजस्थान के बॉर्डर पे 3 आएंगे, जबकि सिंध के डबल हैं। तो पंजाब के 3 हैं और सिंध के डबल हैं, यानी इसके 6 डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट अपन लिखेंगे, जबकि पंजाब में यहाँ सिर्फ 3 जिले लिखे हैं। जबकि सिंध वाले में 6 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इनके वो 6 जिले, इनके 3 जिले कौन से हैं, अपने वाले पहले आइडिया होना चाहिए। पाकिस्तान वालों में भी कई बार जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसमें पहले डिटेल्स अपनी बची हुई है। इसमें जो शुरुआत है इंटरनेशनल बाउंड्री, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से है, तो हम राजस्थान के रेफरेंस में लिख रहे हैं। तो स्टार्टेड फ्रॉम, शुरुआत कहाँ से है, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर। हिंदूमल कोट ब्रैकेट में लिख दीजिए श्री गंगानगर। शुरुआत हिंदूमल कोट ब्रैकेट में श्री गंगानगर। और लास्ट पॉइंट, अंतिम बिंदु इसका बाखासर। बाखासर बाड़मेर। बाखासर बाड़मेर। अंतिम बिंदु ये बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के राज्य राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के राज्य, स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान, स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के राज्य। राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री पर पाकिस्तान के राज्य। तो स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ राजस्थान, और आगे लिख दीजिए 2, जिसमें एक तो है पंजाब और दूसरा है सिंध। पंजाब एवं सिंध दो हैं, दोनों कौन कौन से आगे ब्रैकेट में मेंशन कर दे। अंतिम बिंदु शाहगढ़ लिखा जाता है, लेकिन शाहगढ़ बाखासर के बाद में आता है। जैसे यहाँ लास्ट पॉइंट है, वो बाखासर ज्यादा सही है, बाखासर नहीं होता है। तो बाखासर के टच में फिर दूसरा गांव यहाँ पर आता है शाहगढ़, और ये भी नहीं हो तो बाद में इनसे टच में, इन दोनों के टच में फिर एक आता है भलगांव। तो जो बाड़मेर इंटरनेशनल बॉर्डर के निकट वाला है बाखासर, उसको ध्यान है, दोनों तीनों स्थान है एक दूसरे के टच में। लास्ट पॉइंट सही तो बाखासर है, बाखासर नहीं होता तो शाहगढ़, शाहगढ़ भी नहीं होता तो भल विलेज भलगांव। तो ये दोनों तीनों नहीं आते आजकल, ये ऑप्शन में शाहगढ़ और बाखासर दोनों ही देने लग गए। तो प्रायोरिटी में किसको मानते हैं, बाखासर, शाहगढ़ को लेते ही नहीं है। इस कारण आजकल ये लिख पाते नहीं। बाकी लिखना चाहो तो बाखासर के बाद लिख देंगे अपन बाखासर और शाहगढ़, जिसमें बाखासर को प्रायोरिटी में रखेंगे अपन। डायग्राम बनाओ उसमें लिख लेना, यहाँ तो इसी को ही रहने देना।
थ्योरेटिकल पार्ट में तो ये सही है, बाखासर बाड़मेर। फिर इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर जो पाकिस्तान के दो राज्य हैं, अब इस सीमा रेखा की जो टोटल लंबाई है, जैसे टोटल लेंथ ऑफ रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? आंसर क्या रहेगा? 3323 किलोमीटर। ब्रैकेट में लिख देना इन राजस्थान स्टेट 1070 किलोमीटर, जो डेटा हम ऊपर लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें इसके जस्ट नीचे एक लाइन और लिखे, टोटल लेंथ ऑफ रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ रेड क्लिफ लाइन, टोटल लेंथ ऑफ रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई। तो रेड क्लिफ लाइन तो वो है जो इंडिया और पाकिस्तान है उन दोनों के पार्टीशन की लाइन है, उनको अलग करने वाली लाइन, सेपरेट करने वाली लाइन। तो उस लाइन की जो टोटल लेंथ है वो है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। ये पुराने डेटा में अपने 3310 लिखी जाती है, तो आपकी जो कॉलेज बुक है या पुरानी जो टेक्स्ट बुक है उसमें डेटा आज भी यही लिखा हुआ है। जबकि इसका सैटेलाइट सर्वे होकर जो नई लेंथ है वो लगभग 13 किलोमीटर बढ़ के आई है। पहले 3310 थी और अब कितनी मानी जाती है? 3323 किलोमीटर। क्योंकि थोड़े से जो विकट मोड होते हैं, तो मुश्किल जो मोड होते हैं, उनको मैनुअल सर्वे में 3000 किलोमीटर या जो लगभग 3300 किलोमीटर, उस 33 किलोमीटर में 10-12 किलोमीटर लेंथ जो है वो मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कुछ विकेट मोड होते हैं जिनको अनुमानित मान लिया जाता है, वो हो सकता है थोड़े कम भी निकल आए, थोड़े ज्यादा भी निकल आए। तो हमारा अनुमान था वो थोड़ा बहुत कम था, जबकि सैटेलाइट सर्वे में वो फिक्स कितना है डेटा? 3323 किलोमीटर। अब इस सीमा रेखा पे पाकिस्तान के साथ अपना क्या क्या सिनेरियो है, या अपने कौन कौन से जिले हैं और पाकिस्तान के कौन से हैं? तो इस साइड वाले तो अपने को लगभग आइडिया है, ये पॉइंट तो लगभग हो चुके हैं हमने, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट हिंदूमल कोट गंगानगर से, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर बाखासर बाड़मेर तक। यहाँ देख सकते हैं आप शाहगढ़। तो प्रायोरिटी में तो ये रहेगा अपने बाखासर, ये ऑप्शन नहीं हो तब शाहगढ़ लिख सकते हैं। अब पाकिस्तान की ओर, तो पाकिस्तान की ओर पंजाब है, फिर वैसे ही स्टार्ट करेंगे इसमें। पाकिस्तान का यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट आता है बहावल, और दूसरा आता है वो भी बहावल। ये जो सेकंड है बावल नीचे वाला, ये मूल डिस्ट्रिक्ट था पहले भावलपुर। भावलपुर से अलग करके इन्होंने एक और बनाया। इन्होंने पहले से अपने से पूछा भाई आप लोगों के यहाँ कौन है, हमने बताया श्री गंगानगर, कि हमारे पास भी एक नगर है। हमने पूछा कौन सा, तो उन्होंने कहा बावल नगर। कौन सा? तो उन्होंने कॉपी करके अपना भावलपुर था उसी का ही एक नया टुकड़ा करके उसके आगे क्या लगा दिया? नगर। कि आपके पास ऊपर नगर है, गंगा नगर है, तो हमारे पास भी ऊपर क्या है? नगर है, बावल नगर। और बावल नगर को सेपरेट या अलग किससे किया गया था? बावलपुर से अलग किया गया था। तो इन दोनों के नाम में वैसे खास कोई फर्क नहीं है, नाम है बावल, इसका नाम बावल, उसमें अपने गंगानगर है उसकी तरह उनके बावल नगर, और नीचे वाला बावलपुर, उसके नीचे वाले का नाम है रहीम, रहीम यार खान, या रहीम यार खानपुर भी कहते हैं इसको। तो इधर अपने जैसलमेर में एक जगह आती है रामगढ़, रामगढ़ से गैस निकाली जाती है। तो हिंदू और मुस्लिम एकता को या कम्युनिटी को बताने के लिए अपन कहते हैं ना कि राम रहीम एक है। तो राम अपने पास है तो रहीम पाकिस्तान के पास है। तो ये रहीम यार खानपुर, और अपने जैसलमेर के पास क्या है? रामगढ़। रामगढ़ हालांकि जिला नहीं है, रामगढ़ स्थान ही आता है, उनके जिला है रहीम यार खानपुर। जबकि सिंध में उनके पास गोटा नहीं है, गोटकी है। गोटा होता तो हमारा काम कर चुके होते हैं। तो इनके पास गोटकी है, शुक्र है कि इनके पास गोटकी है। इनके पास गोटा नहीं, गोटकी है, और शुक्र है कि इनके पास क्या है? गोटकी। खैर इनके पास, खैर इनके पास संघ भी नहीं है। संघ भी भारत में, इनके पास तो संघर और संघर्ष है। तो खैर इनके पास संघ नहीं है, संघ की जगह क्या है? संघर।
तो खेर से याद रखना खेरपुर, और संग से याद रखिए संघर। और इनको उम्र निकल गई है सीमा को पार करते करते, लेकिन ठीक से कर नहीं पाए। तो उम्र से याद रखो उमरकोट। उम्र निकल गई है थार को पार करते करते, लेकिन अभी तक कर नहीं पाए थार पार कर। थार पार कर ये यहाँ पे काऊ ब्रीड गाय की नस्ल है, जो मुख्यतः कभी बाड़मेर का हिस्सा था ये इधर। और बाद में स्वतंत्रता के बाद में पाकिस्तान का मीरपुर था यहाँ पे। तो उस मीरपुर का जो हिस्सा था वो था थार पार कर। फिर उस मीरपुर को अलग करके इन्होंने क्या कर दिया, मीरपुर तो आज भी है लेकिन वो राजस्थान के बॉर्डर पे नहीं है, जबकि लंबे समय तक वो बॉर्डर पे था। तो लगभग 10-15 साल पहले इस मीरपुर का एक नया पार्ट और क्या बना दिया गया, थार पारकर और उमरकोट, ये सारे मीरपुर से अलग होके बने। तो मीरपुर अब पाकिस्तान के उस साइड में रह गया, जबकि ये हमारी सीमा पे मीरपुर को रिप्रेजेंट कौन करते हैं, उमरकोट और थार पारकर। तो ये उनके पास गोटा नहीं है, गोटकी, और शुक्र है कि उनके पास क्या है, गोटकी। खैर उनके पास संघ भी नहीं है, संघ की जगह संगर है। और अमरकोट नहीं है, उमरकोट है ये। तो उम्र निकल गई है उनको थार को पार करते करते, लेकिन अभी तक कर नहीं पाए। तो उम्र से उमरकोट और एक लास्ट में थार पारकर। तो थार पारकर जो गाय की नस्ल है उसका मूल स्थान हम मानते हैं मालानी बाड़मेर। हम मानते हैं इस गाय की नस्ल की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, मालानी बाड़मेर। जबकि पाकिस्तान वाले कहते हैं कि इस नस्ल की उत्पत्ति कहाँ से है, हमारे थार पारकर जिले से। तो गलत वो भी नहीं है, क्योंकि उनका थार पारकर कभी बाड़मेर का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही सेपरेट हुए तो वो हिस्सा किसके पास चला गया था, मीरपुर। फिर मीरपुर से अलग होकर वो जिला कौन सा बना, थार पारकर। तो ये सिंध के 6 जिले। तो इसमें पंजाब है, पंजाब वाले वैसे ही स्टार्ट करने हैं भावल एंड भावल। ऊपर वाला अपने गंगानगर की तरह भावल नगर, अलग किससे हुआ था, भावलपुर। फिर रहीम के नाम से रहीमपुर या रहीम यार खानपुर। फिर उनके पास गोटा नहीं है, गोटकी है, और शुक्र है कि उनके पास गोटकी, तो सुकुर भी है। खैर उनके पास संघ की जगह क्या है, संगर। और उमर से उमरकोट, और लास्ट में थार पारकर। तो पाकिस्तान के लगभग ये 8-9 जिले आप याद रखें, 3 जिले इसमें, 6 जिले इसमें, 9 जिले हैं। और एक तरफ राजस्थान वाले लिख दीजिए। तो पहले राजस्थान वाले लिख दीजिए, फिर पाकिस्तान वाले इस साइड वाले। भावलपुर, ऊपर वाला भावल नगर। रहीम यार खान या रहीम यार खानपुर। घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट, और थार पारकर। घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। राजस्थान की और जो न्यू डिस्ट्रिक्ट है वो है फलोदी।
तो पंजाब में 3 डिस्ट्रिक्ट, भावल, अगेन भावल, फिर रहीम। 2 भावल में से एक ऊपर वाला भावल नगर, एक भावलपुर, तीसरा रहीमपुर या रहीम यार खानपुर। उसको पहले रहीमपुर बोलते थे, वो रहीम यार खानपुर। फिर सिंध वाला गोटे के नाम से नहीं हो गया, घोटकी। गोटा अपने इधर जैसलमेर में एक जगह आती है गोटारू, जहाँ से नेचुरल गैस प्राप्त होती है। तो गोटा इधर है, वहाँ घोटकी है। तो घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। तो ये पंजाब के 3 और सिंध के डबल हैं 6 जिले। तो पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान वाले इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान की सीमा की तरफ कितने जिले? तो आंसर रहेगा 9 डिस्ट्रिक्ट है। कितने स्टेट हैं? तो वो लाइन मैंने आपको लिखवाई थी। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पाकिस्तान के स्टेट 2, जिसके ब्रैकेट में नाम लिखे थे मैंने पंजाब एंड सिंध। तो ये जो 2 आपने लिख रखे हैं, ये पाक स्टेट, पाकिस्तान के राज्य हैं। पाकिस्तान प्रांत या पाकिस्तान राज्य, पाक स्टेट्स। तो ये स्टेट्स में काउंट होते हैं दोनों, बाकी इनके जो आगे लिखे हुए ये डिस्ट्रिक्ट में काउंट होते हैं। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट और इसमें लिखे हुए हैं 6। अब इंटरनेशनल बॉर्डर पे अपने जो 5 जिले हैं, हर जिले का अपना एक मुख्यालय होता है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अब जयपुर जिला तो खूब बड़ा है, लेकिन अपन जिस जयपुर के जिस हिस्से में जयपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जयपुर जिला मुख्यालय है, जहाँ जिला कलेक्टर बैठते हैं। अब यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर चले जाओगे, चाकसू है, तो चाकसू भी जयपुर का ही पार्ट, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है। तो इन सभी जिलों का अपना एक मुख्यालय है। मुख्यालय नहीं, जहाँ डीएम बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं। उनमें गंगानगर का मुख्यालय इंटरनेशनल बॉर्डर पे सबसे निकट माना जाता है। और इन 5 जिलों में कहीं फलोदी के डेटा भी अवेलेबल नहीं है। तो पहले के जो 4 जिले हैं, उनमें सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका माना जाता है? बीकानेर। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर श्री गंगानगर एंड फारदेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बीकानेर। जबकि जो नया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो बनेगा यहाँ पर, वो फलोदी रहेगा। तो सीमा पर ऑन बाउंड्री फारदेस्ट, यानी सीमा पे जो 5 है उनमें सबसे दूर कौन है? बीकानेर। और एक वास्तव में सबसे दूर है जो मोस्ट ईस्ट में है। राजस्थान के सबसे पूर्व में कौन सा जिला आता है? धौलपुर। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से का मीनिंग होता है अलग हटना। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो ना, अपादान कारक। जैसे हाथ से गिरा, तो हाथ से अलग हटा। छत से गिरा, तो इसका मीनिंग छत से अलग हटा। तो से का मीनिंग होता है अलग हट के बताना है। तो फारदेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फ्रॉम इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय। से का मीनिंग अलग हट के बताइए, इनसे वास्तव में दूर कौन सा है? तो आंसर रहेगा धौलपुर। और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बताइए ऑन बाउंड्री फारदेस्ट, मीनिंग सीमा पर होते हुए दूर कौन है? तो ऑन बाउंड्री फारदेस्ट किसको माना गया? बीकानेर। और एक फ्रॉम बाउंड्री फारदेस्ट किसको माना गया? धौलपुर। तो पर वाले में ऑन बाउंड्री फारदेस्ट यानी सीमा पर दूर कौन है? तो सीमा पर दूर इन 5 में से बताना है, बीकानेर। और सीमा से दूर कौन है? तो इसका मीनिंग सीमा से अलग हटकर जो वास्तव में दूर है वो आंसर बताना है। तो पर और से में आंसर चेंज होता है आपका। ऑन बाउंड्री फारदेस्ट बीकानेर एंड फ्रॉम बाउंड्री फारदेस्ट धौलपुर। तो इनसे रिलेवेंट ये कुछ अपन जो निकटतम और सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, इनको लेके 2-3 पॉइंट लिखेंगे इसमें अपन। तो ये लिखे नोट या विशेष में। इस डायग्राम के बाद पॉइंट फर्स्ट, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय। श्री गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय।
श्री गंगानगर इज द नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री। श्री गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय। फिर इसी का ही अपोजिट लिखना हो, यानी सीमा पर सबसे दूर कौन है, तो आंसर क्या रहेगा, बीकानेर। इसमें लिखे बीकानेर इज द फार्देस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री। बीकानेर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय। बीकानेर इज द फार्देस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री। तो जो ऑन या सीमा पर जो लिखा है उस पर को अंडरलाइन कर देना। बीकानेर इज द फार्देस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री। तो बीकानेर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्य सॉरी सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। फिर नेक्स्ट लिखिए धौलपुर। नेक्स्ट धौलपुर। धौलपुर में जो आपने बीकानेर में लिखा है एज इट इज वही लाइन लिखनी है, सिर्फ पर की जगह क्या लिखना है, से लिखना है। ऑन की जगह फ्रॉम लिखना है। पर की जगह से लिख दें। तो धौलपुर इज द फार्देस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फ्रॉम इंटरनेशनल बाउंड्री। धौलपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। धौलपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में लिखें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लॉन्गेस्ट बाउंड्री, सबसे लंबी सीमा। तो सबसे लंबी सीमा है जैसलमेर, देन बाड़मेर, एंड स्मॉलेस्ट बाउंड्री सबसे छोटी सीमा। तो अभी जो मैप दिखाई दे रहे हैं उस मैप में डेटा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन स्मॉलेस्ट बाउंड्री जो है वो जोधपुर से जो पार्ट अलग हुआ है उसकी बाउंड्री सबसे छोटी दिखाई दे रही है। तो स्मॉलेस्ट बाउंड्री फलोदी है, और फलोदी के बाद में जो छोटी बाउंड्री रहेगी वो पहले बीकानेर की छोटी बाउंड्री थी, लेकिन बीकानेर से भी छोटी फलोदी है, तो उसके बाद बीकानेर सेकंड रहेगा। तो इसका मीनिंग गंगानगर जो है वो या तो इन दो के बाद काउंट कर लो या इन दो के बाद। तो इस साइड से आप चलोगे फलोदी की ओर, डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा बाउंड्रीज का। फलोदी से आप चलोगे इस साइड में तो असेंडिंग ऑर्डर रहेगा। तो राजस्थान की सीमा पे सबसे लंबी सीमा की ओर क्रम बताइए, तो फलोदी, बीकानेर, बीच में गंगानगर, बाड़मेर एंड जैसलमेर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम। और डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए अंतरराष्ट्रीय सीमा पे घटता हुआ क्रम, तो सबसे लंबी बाउंड्री जैसलमेर बाड़मेर, देन श्री गंगानगर, बीकानेर एंड फलोदी। तो बाड़मेर और बीकानेर इन दोनों के बीच में है पॉइंट नंबर 3, क्योंकि 5 हैं टोटल बाउंड्री पे। तो इसमें चाहे इन दो के बाद इसमें थर्ड मान लो, चाहे इन दो के बाद नंबर 3 पे रहेगा श्री गंगानगर। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पे किस जिले की जो बाउंड्री या लेंथ है वो ज्यादा है, ये उस पॉइंट को लेकर। जैसे जैसलमेर की जो लेंथ या बाउंड्री है वो 464 है, लेकिन अब उसमें से कुछ हिस्सा फलोदी के पास चला गया है। उसके बाद में छोटी बाउंड्री बीकानेर की है। गंगानगर भले ही जिला छोटा है लेकिन उसकी बाउंड्री खूब लंबी है। जैसे बीकानेर जिला बड़ा है लेकिन उसका इंटरनेशनल बॉर्डर है वो हिस्सा छोटा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा छोटी है।
तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, क्योंकि अभी फलोदी के डेटा अपने पास नहीं है, गंगानगर के डेटा तो है, क्योंकि बीच में अनूपगढ़ अलग हो रहा था। तो अनूपगढ़ जब अलग हुआ था तो गंगानगर की सीमा भी दो भागों में डिवाइड हो गई थी, गंगानगर और अनूपगढ़। फिर अनुमान लगाना लगभग इम्पॉसिबल था कि नंबर सेकंड पे मिनिमम कौन है, क्योंकि तय था कि बीकानेर के बाद में अब अनूपगढ़ या गंगानगर में से कोई एक मिनिमम आएगा, क्योंकि गंगानगर की बाउंड्री भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी, बीकानेर के अकेले की 168 थी, और श्री गंगानगर 210 और बाड़मेर 228। तो ये तय था, बाड़मेर का जो बाउंड्री है दो भागों में डिवाइड होगी, गंगानगर अनूपगढ़ में, तो लगभग 100 सवा 100 के आसपास रहेगा इनके पास, या हो सकता है एक के पास 80 और दूसरे के पास बचा हुआ हिस्सा हो। तो तय था कि बीकानेर से बाउंड्री उसकी छोटी होती फिर, लेकिन जैसे ही अनूपगढ़ को वापस हटा दिया गया, तो इसका मीनिंग गंगानगर का बॉर्डर वापस कितना हो गया, 210। इस कारण स्मॉलेस्ट में फलोदी के बाद वापस कौन आ गया है, बीकानेर। बाकी अदरवाइज पहले सबसे छोटी बाउंड्री बीकानेर की थी। ऐसे जैसे बाउंड्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए ना कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो छोटे जिले पे क्वेश्चन अलग होता है, कहीं छोटा जिला और छोटी सीमा दोनों अलग अलग है। जिला छोटे का मीनिंग है टोटल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और बाउंड्री छोटी का मीनिंग है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, कि आप सिर्फ बाउंड्री की लेंथ को कंसिडर कर रहे हो। जैसे पहले राजस्थान की सीमा पे जिले कितने थे, 4 थे, फलोदी नहीं था, एक तो था बाड़मेर, जस्ट ऊपर था जैसलमेर, जैसलमेर के ऊपर बीकानेर, और बीकानेर के ऊपर श्री गंगानगर। अब इसमें पूछा जाता है कि सबसे छोटी सीमा बताइए किस जिले की, तो आंसर बताते थे बीकानेर। और इंटरनेशनल बॉर्डर पे राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, आंसर होता था गंगानगर। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री, इसका मीनिंग अपने को 4 जिलों में से ये देखना है जिला छोटा कौन सा है, बाउंड्री छोटी नहीं, डिस्ट्रिक्ट छोटा कौन सा है, तो डिस्ट्रिक्ट बड़े कौन से हैं, जय बीबी जय। बड़े जिले कौन से हैं, जय बीबी जय, जय जैसलमेर, बी बीकानेर, बीकानेर बी बाड़मेर, जय जोधपुर। तो जोधपुर तो बॉर्डर पे था नहीं, इसमें से जोधपुर बॉर्डर पे नहीं था। तो इसका मीनिंग है कि जो 4 बड़े हैं उन 4 बड़ों में से 3 बड़े ही हैं, तो इसका मीनिंग ये बचा हुआ जिला ये छोटा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर छोटा जिला कौन सा था, श्री गंगानगर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट था। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे बॉर्डर सबसे छोटा किसका था, बॉर्डर बीकानेर का सबसे छोटा था। तो इसका मीनिंग ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन थे, स्मॉलेस्ट बाउंड्री एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे छोटी सीमा बीकानेर की थी, जबकि छोटा जिला कौन था, श्री गंगानगर। अब ये छोटे जिले पे अपन बात नहीं कर सकते जब तक फलोदी के डेटा नहीं आते, तब तक ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि गंगानगर छोटा है या फिर फलोदी छोटा है इन दोनों में से ही छोटा। तो बाकी जिले तो बड़े हैं सारे, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो इसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री अपने लगभग कंप्लीट हो गई है। अब इंटरनेशनल बाउंड्री को लेके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, तो इसमें आप ये मानिएगा कि चारों स्टेटमेंट में राजस्थान सब में लिखा हुआ है। राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री पर पाकिस्तान के 2 जिले स्थित। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री पर या राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई या राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री, राजस्थान की कुल सीमा की राजस्थान की कुल सीमा की 18% 18% बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री पर अंतिम स्थान सहागढ़ बल्ज है। लास्ट पॉइंट ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री सहागढ़ बल्ज। फिर नेक्स्ट इंटरनेशनल बाउंड्री पर राजस्थान का नवीनतम जिला न्यू डिस्ट्रिक्ट, नवीनतम जिला फलोदी है। तो अब इनमें से ये बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं या कौन से गलत। पहला स्टेटमेंट सही है या गलत, पहला स्टेटमेंट कि राजस्थान के इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान के 2 जिले स्थित हैं।
तो 2 जिले नहीं है, 2 राज्य हैं। उन 2 राज्यों में पंजाब के तो हैं 3 जिले और सिंध के हैं 9, सॉरी 6। टोटल दोनों के कितने जिले हैं? तो 9 जिले होने चाहिए थे, या जिले की जगह क्या होना चाहिए था? स्टेट होना चाहिए था, राज्य होना चाहिए था। या तो फैक्ट को चेंज कर लो, या आगे जो लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट उसको राज्य कर लो। तो इसका ये स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट, राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कुल सीमा का लगभग 18%। मैथ्स हो गया आपका कंप्लीट? नहीं हुआ। 5,920 है, उसका 10% कितना होता है? यहाँ पॉइंट लगा दो, ये 10% होता है, यानी लगभग 592, लगभग 600 किलोमीटर के आसपास। अपने पास इंटरनेशनल बॉर्डर कितना है? 1017, यानी लगभग 1100 के आसपास। तो ये लगभग 600 10% है, तो लगभग 1200 कितना होना चाहिए? 1200 कितना होना चाहिए? 20%। ये लगभग 600 के आसपास है, 10%। और 1200 कितना होगा? 20%। अब डिवाइड बाई 100 कर दे, यानी दो संख्याओं से पहले पॉइंट लगा दे, तो ये 1% होता है, लगभग 60। और 60 और 60 दो बार अगर घटा दें तो 2% कम हो जाएगा। तो 1200 में से लगभग 120 निकाल दोगे आप, तो लगभग 1017 1080 के आसपास डेटा आएगा। तो वो सीमा का लगभग कितना परसेंट हिस्सा है? 18% हिस्सा है। तो इसका मानेंगे ये राजस्थान की टोटल बाउंड्री का, क्योंकि थोड़ा मैथ्स आप निकाल लोगे या नहीं भी निकालो तो अपने तो एक डेटा ही तो है, रट लो। यहाँ जो लिखवाया था ना 1070 किलोमीटर और 18%, बची हुई सीमा ये है, और 82%। तो राजस्थान की कुल सीमा अगर 100% है, उसमें इंटरनेशनल बॉर्डर का हिस्सा कितना है? 18%। और बचा हुआ 82% कौन सा है? इंटर स्टेट बाउंड्री। इसका मीनिंग दोनों सीमाएं मिलकर टोटल 100% है राजस्थान की। तो एक का हिस्सा रट लो, 18 बच गया, दूसरे का कितना? तो 100 में से 18 घटा दीजिए, 82%। तो राजस्थान की सीमा में लगभग 18% हिस्सा ही है। तो ये स्टेटमेंट इसमें ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे अंतिम स्थान साहागढ़ बल्ज है, तो स्टेटमेंट सही है या गलत? गलत स्टेटमेंट। कि जो अंतिम स्थान है वो साहागढ़ अगर आता तो हम फिर भी ठीक मान लेते इसको, तो जब बाकासर नहीं होता तो साहागढ़ को हम ठीक मानते हैं, और ये स्टेटमेंट के तौर पे तो जनरली ठीक मान लेते हैं। लेकिन ये साहागढ़ के आगे जो बल्ज लगा है, इसके कारण ये जगह जैसलमेर में है। साहागढ़ बाड़मेर में और साहागढ़ बल्ज कहाँ पर आता है? जैसलमेर। लेकिन एग्जाम में कई बार लगता है आज आया ना पूरा नाम, तो उसने तो आधा अधूरा बताया होगा। आज पूरा नाम एग्जाम में आया है, तो ये पूरा नाम नहीं, गलत नाम आया है। ये साहागढ़ बल्ज कहाँ पड़ता है? जैसलमेर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत। इंटरनेशनल बॉर्डर पर राजस्थान का नवीनतम जिला फलोदी है, बिल्कुल सही है। पहले 4 थे, अब एक नवीनतम और आ रहा है, फलोदी। तो इसका मीनिंग स्टेटमेंट सही अगर पूछा जाए तब तो आंसर रहेगा सेकंड एंड फोर्थ, और गलत स्टेटमेंट कौन से है तब आंसर रहेगा फर्स्ट एंड थर्ड। फिर ये दो आंसर है। तो कई बार ये क्वेश्चन अपने को लगते ही हैं छोटे और इजी लगते हैं, लेकिन इजी नहीं होते। यानी जब तक बाउंड्री के बारे में 2-3 बार ठीक से नहीं पढ़ोगे तब तक आइडिया ही नहीं लगता है। पाकिस्तान वाले जिले, उनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पाकिस्तान का कौन सा जिला स्थित नहीं है, तो एक अजीब सा ही नाम आएगा, बाकी तो सुने हुए नाम रहेंगे। घोटकी है, सुकर है, संगर है। एक हो सकता है लिख दें मीरपुर या मोहम्मद नगर XYZ, कोई काल्पनिक नाम भी लिख दें। तो ना तो कोई मीरपुर पढ़ा है, ना कोई मोहम्मद नगर पढ़ा है अपन ने। तो इसका मीनिंग है कि इस प्रकार का कोई नया नाम जो इन जो 8-9 नाम है, या तो वो याद कर लो जो 200-250 नहीं लगते। तो पाकिस्तान का ये जिला भी नहीं लगता, ये भी नहीं लगता, ये भी नहीं लगता, या फिर जो लगते हैं 9 जिले वो याद कर लो। भाई जो ज्यादा इजी हो वो ठीक है। तो मेरे हिसाब से 9 वाला ज्यादा इजी है जो मैंने लिखवाया है, तो अपने को वो याद करना है। कई तो इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ के आएंगे, सर आपने लिखवाया नहीं था, कौन सा नहीं लगता है। तो इसका मीनिंग लगते हैं वो याद रखने होते हैं। तो ये अपना इंटरनेशनल बॉर्डर है, यह सीमा का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, जो हमने इंटरनेशनल बाउंड्री के नाम से लिखा था, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। अब सेकेंड पार्ट है इंटर स्टेट बाउंड्री। नेक्स्ट लिखिए अंतर्राज्यीय सीमा। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय सीमा।
पे लिख दीजिए, एक तो नेबर स्टेट्स पड़ोसी राज्य, इंटर स्टेट पे राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य माने जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय पड़ोसी कितने हैं? 2 राज्य, पंजाब और सिंध। और इंटर स्टेट पड़ोसी कितने हैं? 5। तो अपने नेबर स्टेट्स हैं 5। और कुल अंतर्राज्यीय सीमा, तो ये ऊपर जब डिवाइड करवाई थी तब लिखवाई थी 1017 और 4850। तो ये 4850 टोटल इंटर स्टेट बाउंड्री है अपनी, जो कि मुख्यतः 5 राज्यों से लगती है, जिसमें सबसे लंबी सीमा अपने मध्य प्रदेश वाले पार्ट से, जो राजस्थान के साउथ से लेके और राजस्थान के ईस्ट धौलपुर तक चलती है कंटिन्यूस। तो हम ये देखें कि अगर राजस्थान की टोटल 5920 को पूरी बाउंड्री को हम डिवाइड कर दें, तो 5920 यानी लगभग 6000 किलोमीटर सीमा है। 6000 पूरी नहीं है, एक बार तो एग्जाम में स्टेटमेंट ही आया हुआ है कि राजस्थान की टोटल सीमा है वो 6000 से कम है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो फैक्ट होता है, तो फैक्ट याद होना चाहिए। तो फिर ये स्टेटमेंट कि 6000 से कम है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 6000 से कम है 5920। तो हम राजस्थान की सीमा को अप्रोक्सीमेट अगर 6 माने, तो सभी पार्ट में इक्वल अगर डिवाइड कर दें, तो 1500 1500 1500 1500 भी डिवाइड करो, तो ये वाला जो हिस्सा है पाकिस्तान वाला हिस्सा क्या थोड़ा सीधा है, क्योंकि यहाँ तारबंदी है, तो ज्यादातर बाउंड्री जहाँ सीधी होगी वहां लेंथ कम आएगी। तो राजस्थान का जो नॉर्थ और वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ 1500 किलोमीटर भी नहीं है टोटल, क्योंकि बाउंड्री जिग जैक नहीं है। ये तो 1017 है यहाँ तक, बाड़मेर तक 1070। जबकि कायदा यह कहता है कि राजस्थान का नॉर्थ वेस्ट पूरा हिस्सा कवर हो रहा है इसमें, और नॉर्थ वेस्ट पूरा हिस्सा कवर हो रहा है, तो लगभग कितना होना चाहिए था? 1500। लेकिन 1500 जितना नहीं है, यहाँ कम ही है। राजस्थान के पूर्वी जो जिले हैं वहां बाउंड्री बहुत ज्यादा जिग जैक है इस तरीके से, और एक ही साइड में हाड़ौती के पास में बाउंड्री जिग जैक, तो ये वाली सीमा भी 1500 से ज्यादा है। और इधर नॉर्थ ईस्ट वाली जो सीमा है ये भी 1500 से ज्यादा है। तो जो ज्यादा कवर हो रही है वो ये हो रही है साउथ ईस्ट पार्ट और नॉर्थ ईस्ट पार्ट। अब साउथ ईस्ट पार्ट ये माना जाता है लगभग 1600 किलोमीटर, और इसमें तो कई स्टेट आते हैं अपने, जैसे पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 1262 किलोमीटर, और यूपी के साथ लगभग 877, जो भरतपुर डीग और धौलपुर तक पूर्वी राजस्थान तक, तो लगभग 1200 और 800 2000 तो यही हो गया, और लगभग ये हो गया 200 के आसपास डेटा, 200 से ऊपर ही है लगभग। तो इसका मीनिंग है लगभग 2200 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट राजस्थान है। तो राजस्थान की कौन सी जो बाउंड्री है सबसे ज्यादा जिगजैग है? नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री सबसे ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी बाउंड्री है, इस कारण ये लगभग 2200 से ऊपर है। जबकि हिस्सा इसका इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं तो लगभग मानते हैं 1500, जबकि निकलती उससे 700 किलोमीटर ज्यादा है। तो राजस्थान की, हालांकि इस पे 3 स्टेट आ जाते हैं, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। इस साउथ ईस्ट पे केवल एक ही स्टेट आता है, एमपी। तो राजस्थान की कौन सी सीमा सबसे लंबी है? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश ऑप्शन नहीं हो तो हरियाणा। गुजरात की सीमा छोटी है, ये सीमा है 1022, 1022। तो ये 1600 किलोमीटर, ये 1262 किलोमीटर, और ये 1022। तो राजस्थान की इंटर स्टेट बाउंड्री में, अंतर्राज्यीय सीमा में ऐसी कौन सी सीमाएं हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर से भी बड़ी हैं? इंटरनेशनल बॉर्डर यानी रेड क्लिफ लाइन से भी बड़ी है। तो उसमें 2 बॉर्डर बड़े हैं, एक तो एमपी का बॉर्डर बड़ा है और एक हरियाणा का बॉर्डर बड़ा है। तो एमपी के बाद हमारा सबसे लंबा और अच्छा पड़ोसी हम किसको मानते हैं? हरियाणा। और स्मॉलेस्ट बाउंड्री किसकी मानते हैं? पंजाब। पंजाब ऑप्शन नहीं होता तो यूपी। गुजरात को हम बीच में ही रखते हैं, क्योंकि गुजरात ने भी कई चीजों में अभी बीच में रखा है। अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन अभी तक तो नहीं दिख रहे। तो गुजरात वालों को भी ना तो ऊपर जाने देना है और ना नीचे आने देना है। तो गुजरात वालों को कहाँ रखेंगे? जो 5 स्टेट लिखेंगे उसके बीच या सेंटर में नंबर 3 पे गुजरात रहेगा। तो मैक्सिमम बॉर्डर है वो हमारा एमपी और हरियाणा, मिनिमम बॉर्डर है वो पंजाब एंड यूपी, और बीच में कौन रहेगा? तो एक आधा अगर स्टेट बीच में भूल भी जाओ आप, और बीच में आपको अगर गुजरात याद है, तो वो सीक्वेंस आप अपने आप ही निकाल लो। तो इसमें पहले तो ये लिखिएगा, इंटर स्टेट बाउंड्री में नेबर स्टेट्स 5 एंड टोटल इंटर स्टेट बाउंड्री, नेबर स्टेट्स 5, पड़ोसी राज्य 5, उसके बाद में टोटल इंटर स्टेट बाउंड्री।
टोटल इंटरस्टेट बाउंड्री 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। अब एक साइड में लिखेंगे पड़ोसी राज्य, सामने लिखेंगे इनकी बाउंड्रीज या सीमाएं। बाउंड्री या सीमा। अब यहाँ एक सीक्वेंस में लिखेंगे अपन, सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, पॉइंट फर्स्ट पे उसी को ही लिखेंगे एमपी। एमपी के बाद दूसरा लंबा बॉर्डर हरियाणा। स्मॉलेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, पंजाब। अब आगे वाला अगर रैंक आप भूल भी गए हो तो भी याद आ जाएगा। 5 में से बीच में किसको रखना है, गुजरात को। ना तो ऊपर जाने देना है और ना ही नीचे। तो अपना जो सीक्वेंस 3 4 5, तो इसमें सेंटर कौन है, 3 बीच में, तो यहाँ रखेंगे गुजरात को। तो इसका मीनिंग जो बीच में भूल गए थे आप, वो कौन था, यूपी। तो इसका मीनिंग इन दो को रट के रखो। और मिनिमम बॉर्डर पंजाब है, वो तो लगभग दिखता भी अपने को, लेस देन 100 है, 100 से भी कम है। तो इन 5 में से एमपी के साथ जो बॉर्डर है वो है 1600 किलोमीटर, राउंड फिगर में है ये तो। हरियाणा के साथ 1262, गुजरात के साथ 1022, नेक्स्ट 877 और लास्ट में 89। डेटा सबका सेम है, किलोमीटर में ही है। और इन सब डेटा को टोटल करोगे तो ऊपर जो लिखा था ना अभी टोटल, आपने ऊपर एक टोटल लिखा हुआ था आपका, कितना लिखा हुआ था, 4850, एज इट इज वो यहाँ आएगा 4850 किलोमीटर। ये टोटल बाउंड्री, कुल इंटरस्टेट बाउंड्री, कुल अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर, टोटल इंटरस्टेट बाउंड्री 4850 किलोमीटर। तो इंटरनेशनल बॉर्डर था 1070 यानी 1070, और ये 4850, 4850 किलोमीटर। अब ये जो हमारे नेबर स्टेट्स हैं, पड़ोसी राज्य हैं, इनसे राजस्थान के जिले कौन कौन से अटैच हैं, अब उन जिलों के बारे में देखेंगे। तो एक तरफ तो रहेंगे अपने स्टेट्स ये वाले, और सामने रहेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जिले। अब इन राज्यों में अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ कौन सा स्टेट है अपने, पंजाब से अलग होके क्या बना था, हरियाणा। और हरियाणा के बाद में पूर्वी राज्यों में कौन सा आएगा अपने, यूपी। तो सबसे पहले तो राजस्थान का नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है वो देखते हैं। तो राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे सबसे ऊपर तो आता है अपने जी और एच, गंगानगर और हनुमानगढ़। और ये दोनों के दोनों किससे सीमा बनाते हैं, जैसे पंजाब का जो बॉर्डर है वो, जैसे ये हनुमानगढ़ है अपने चेर की आकृति में, पंजाब का बॉर्डर जैसे यहाँ समाप्त हो गया हनुमानगढ़ पे, लेकिन हनुमानगढ़ समाप्त नहीं है, हनुमानगढ़ का बॉर्डर आगे भी है, किसके साथ है, हरियाणा के साथ। तो जो हनुमानगढ़ है वो दोनों के साथ कॉमन बाउंड्री बनाता है। तो हनुमानगढ़ काउंटिंग पंजाब की बाउंड्री के साथ भी है, इसकी काउंटिंग हरियाणा के साथ भी। फिर हनुमानगढ़ के बाद में हरियाणा की जो बाउंड्री है वो शेखावाटी के टच में है। और शेखावाटी ये तीनों जिले आपको ध्यान है, शेखावाटी किसको कहते हैं, चूरू बॉर्डर के ऊपर, इसके जस्ट बाद में चूरू के बॉर्डर पे इधर आएगा झुंझुनू, और झुंझुनू के बॉर्डर के नीचे ये अर्धचंद्राकार आकृति में सीकर, सीकर के नीचे रहता है जयपुर। तो जैसे हम जयपुर से चौमू पुलिया की ओर चलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं सीकर रोड। तो ये सीकर रोड क्यों, क्योंकि ये सीकर की ओर जाती है। जैसे आप गोपालपुरा बाईपास वाली रोड को क्या बोलते हो, टोंक रोड, क्योंकि ये जयपुर से नीचे की तरफ चलती है, टोंक साउथ की तरफ। तो जो टोंक जाएगी वो टोंक रोड, जो जयपुर से सीकर की ओर जाएगी वो सीकर रोड। ये 200 फीट बाईपास क्योंकि अजमेर की ओर जाता है, इसका नहीं है अजमेर रोड। तो हम जनरली जिस डायरेक्शन में या जिस सिटी की ओर रोड निकल रही होती है हम उसका नाम देते हैं जनरली। जैसे अजमेर से आप जयपुर की ओर निकलते हो तो वो बोलते हैं जयपुर रोड, जैसे अपन जयपुर वाले बोलते हैं ना अजमेर रोड। तो ये मुख्यतः शेखावाटी वाले डिस्ट्रिक्ट है, उसमें चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू के जस्ट नीचे सीकर। फिर जो जयपुर है, तो जयपुर का बॉर्डर पहले हरियाणा के बॉर्डर को टच करता था। अब जयपुर का वो हिस्सा
जो शाहपुरा के बाद में आता है वो आता है कोटपुतली तहसील में। वो कोटपुतली और अलवर का जो पार्ट था उसमें से बहरोड, उस बहरोड और कोटपुतली को मिला के एक नया जिला बना दिया है। तो कोटपुतली बहरोड दो नहीं है, वो दो प्रमुख तहसीलें हैं, अलवर की बहरोड और जयपुर की कोटपुतली। उन दोनों को निकाल के एक जिला बना दिया है कोटपुतली बहरोड। फिर जो अलवर का हिस्सा है, तो अलवर का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उसको भी अलग करके नाम क्या रख दिया है, खेरथल। और दूसरी एक प्रमुख तहसील थी उनके तिजारा। तो उन दो बड़ी तहसीलों को लेके एक नया जिला बना दिया। हालांकि तहसीलें कुछ नई भी बना दी हैं वहाँ, तो खेरथल तिजारा। लेकिन उसके बावजूद भी अलवर का एक छोटा सा हिस्सा है जो हरियाणा को टच करता है। तो अलवर अलग होने के बाद में भी काउंटिंग में आता है आज भी हरियाणा बॉर्डर पे। तो यहाँ से हो गए अपने जयपुर को रिप्रेजेंट करने वाला कौन हो गया, कोटपुतली बहरोड। इसका मीनिंग जयपुर अब बॉर्डर पे नहीं माना जाएगा, उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, कोटपुतली बहरोड। अलवर से अलग हुआ खेरथल तिजारा, वो भी काउंट होगा और अलवर भी काउंट होगा। तो यहाँ अलवर भी काउंटिंग में है, उससे अलग हुआ पार्ट खेरथल तिजारा भी काउंटिंग में। फिर राजस्थान में जो पूर्वी जिले हैं, जो कि बैठी हुई गिलहरी की तरह, तो बैठी हुई गिलहरी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे ये बना है डीग ऊपर वाला हिस्सा, तो डीग के एक पोर्शन तक हरियाणा चलता है, दूसरे पोर्शन से यूपी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बाद में ये जो नीचे वाला हिस्सा है डीग के, वो नीचे वाला हिस्सा है भरतपुर। और फिर राजस्थान का जो पूर्वी जिला मैंने करवाया था 78 डिग्री 17 मिनट, ये आ जाता है धौलपुर। तो अब ये हो गया डीग, भरतपुर एंड धौलपुर, DBD डिस्ट्रिक्ट, डीग, भरतपुर, धौलपुर। तो यूपी के साथ अब टच में कौन से अपने, DBD, पहले बोलते थे BD, बी भरतपुर और डी धौलपुर। पहले सिर्फ ये दो ही टच में थे, भरतपुर और धौलपुर। अब भरतपुर का ऊपर वाला हिस्सा कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यूपी डीग वाले पार्ट। तो डीग के जिस पार्ट पे हरियाणा समाप्त होता है उसके बाद डीग पे कौन स्टार्ट होता है, यूपी। तो डीग, भरतपुर, धौलपुर। तो ये हो गया DBD, डीग, भरतपुर और धौलपुर। तो यूपी के साथ टच में जो जिले हैं वो हैं DBD डिस्ट्रिक्ट। तो हरियाणा के यहाँ भरतपुर भी टच में नहीं है। अब भरतपुर को हरियाणा में रिप्रेजेंट कौन करता है, इसको रिप्रेजेंट हरियाणा में डीग करता है। तो इसका मीनिंग हरियाणा बॉर्डर पे कुछ जिले नए ऐड हो गए हैं और पुराने वाले जिलों में से दो हट चुके हैं। एक तो जयपुर हट चुका है और एक भरतपुर भरतपुर हट चुका है। दोनों के दोनों डिवीजन हेडक्वार्टर भी थे, ये अपने आप में संभाग मुख्यालय भी हैं। जैसे कुछ जिले हैं उनको संभालने के लिए उनके ऊपर संभागीय आयुक्त यानी जो डिवीजन हेडक्वार्टर हैं उन जिलों को रखा जाता है। तो अपने राजस्थान में पहले संभाग बीच में कितने हो गए थे, 10, जिसमें पाली, बांसवाड़ा एंड सीकर। तो इन तीनों का संभाग का दर्जा समाप्त कर दिया गया। वापस संभाग कितने हो गए, पुराने वाले 7। तो पुराने वाले संभागों में ये शामिल होते हैं। तो ये दोनों के दोनों संभाग मुख्यालय डिवीजन हेडक्वार्टर हैं, वो हरियाणा बॉर्डर से वो हट चुके हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नए जिले आ गए हैं। एक तो जयपुर को रिप्रेजेंट करने वाला आ गया है कोटपुतली बहरोड, भरतपुर को रिप्रेजेंट करने वाला आ गया है डीग, अलवर खुद भी है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो आया वो भी शामिल है। तो अलवर में हटेगा नहीं, ये ध्यान रखना, खेरतल तिजारा भी रहेगा और ये अलवर भी रहेगा। तो पहले हरियाणा बॉर्डर पे अपने कितने जिले थे, 7 जिले थे, और अब 2 हट गए हैं और 3 नए आ चुके हैं। तो 2 हटे, पहले 2 कम कर लो, 5, और फिर 3 ऐड कर दो, तो जिले कितने हो गए हैं। तो सबसे ज्यादा चेंजेस अपने हरियाणा बॉर्डर पे ही हुआ है। बाकी यूपी बॉर्डर पे तो भरतपुर का ही एक नया पार्ट काउंट हो जाएगा डीग। बाकी काउंटिंग भरतपुर भी की भी चलेगी। तो DBD, डीग, भरतपुर एंड धौलपुर। और धौलपुर पे जहाँ पे यूपी की बाउंड्री समाप्त होगी उसी धौलपुर वाले हिस्से से MP काउंट स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि धौलपुर का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो यूपी के टच में है और धौलपुर का जो सदर्न वाला पार्ट है जो MP के टच में है। तो एक तरफ तो लिख दीजिए नेबर स्टेट्स, पड़ोसी राज्य। पड़ोसी राज्य नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे अपन, पंजाब से। और सामने लिख दो राजस्थान के जिले। एक तरफ है पड़ोसी राज्य, ऊपर से पढ़ेंगे क्लॉकवाइज कंटिन्यूस नीचे की तरफ। तो राजस्थान ये नॉर्थ में है, पंजाब।
अब पंजाब के साथ लगने वाले अपने दो जिले हैं, वो कौन से हैं? जी और एच, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो गंगानगर को पूरा क्या बोलते हैं अपन? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। और हर स्टेट के साथ जो आप लास्ट जिला लिख रहे होते हो वो नेक्स्ट में रिपीट करना होगा। जैसे पंजाब के बाद हरियाणा लिखेंगे तो उसमें रिपीट होगा सबसे पहले हनुमानगढ़। तो श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। फिर पंजाब के जस्ट नीचे जो स्टेट आता है हरियाणा, तो हरियाणा के टच में जो जिले हैं उसमें एक तो ये हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में ज्योग्राफिकल एरिया आता है शेखावाटी। तो शेखावाटी तो एक टाइटल है सिर्फ, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है 3 जिले। उसके जस्ट आगे लिख दो एरो करके, शेखावाटी। तो शेखावाटी शब्द जहां पे भी अपन यूज करेंगे उसका मीनिंग रहेगा चूरू, झुंझुनू, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो अभी तक तो कोई नया डिस्ट्रिक्ट नहीं है हरियाणा में, सारे पुराने वाले। एक तो हनुमानगढ़ है, 3 शेखावाटी वाले चूरू, झुंझुनू एंड सीकर। इसके बाद में जयपुर आता है, लेकिन जयपुर नहीं आएगा। अब कौन सा आएगा जयपुर की जगह? कोटपुतली बहरोड। नेक्स्ट है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के बाद में खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा आने के बावजूद भी ऐड कौन होगा? अलवर। जबकि लास्ट में भरतपुर को रिप्रेजेंट कौन करेगा? अलवर के बाद में डिग लिख देना, भरतपुर नहीं लिखना है। अलवर के बाद में ये एक डिग भी लिख देना। तो ऊपर तो हो गए हनुमानगढ़ और शेखावाटी, यानी 4 जिले हो गए, हनुमानगढ़ और 3 शेखावाटी। देन उसके बाद में कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, अलवर, और अलवर के बाद में डीग। तो 4 नीचे लिख दीजिए। अब वर्तमान में ऐसे 2 कौन से हैं जो पहले थे लेकिन वर्तमान में नहीं है? हरियाणा बॉर्डर। जिले तो हैं लेकिन हरियाणा बॉर्डर पे नहीं है, एक तो जयपुर नहीं और एक भरतपुर। तो ये हरियाणा वाले जो जिले लिखे हैं उन्हीं जिलों के जस्ट नीचे नोट में एक लाइन लिख दीजिएगा। जयपुर एवं भरतपुर, जयपुर एवं भरतपुर वर्तमान हरियाणा सीमा पर स्थित नहीं है। एट प्रेजेंट जयपुर एंड भरतपुर आर नॉट सिचुएटेड ऑन हरियाणा बॉर्डर। जयपुर एवं भरतपुर वर्तमान हरियाणा सीमा पर स्थित नहीं है। तो एट प्रेजेंट जयपुर एंड भरतपुर आर नॉट सिचुएटेड ऑन हरियाणा बॉर्डर, आर नॉट सिचुएटेड ऑन हरियाणा बॉर्डर। जयपुर भरतपुर वर्तमान अंडरलाइन करके इसके आगे लिख दो, वर्तमान हरियाणा सीमा पे स्थित नहीं है। जिसका मीनिंग इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नए जिले आ जाएंगे। भरतपुर की जगह तो कौन आ जाएगा? डीग। जयपुर की जगह आ जाएगा कोटपुतली बहरोड। अलवर में अलवर खुद भी है, अलग नहीं हटा वो, और खेरतल तिजारा भी है।
तो इस कारण हरियाणा के साथ अब जिलों की काउंटिंग कितनी हो गई है? 8। तो वो काउंटिंग तो अपन वहाँ एग्जाम में बैठ के भी निकाल सकते हैं। ये जिले याद होने चाहिए पूरे। जैसे पंजाब के साथ जनरली जो जी और एच अल्फाबेट जो कंटिन्यूस बोल रहे होते हैं, जैसे एक तो गंगानगर का हिस्सा और दूसरा हनुमानगढ़। हालांकि पूरा नाम होता है श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। फिर हनुमानगढ़ को रिपीट करना होता है यहाँ। अब जैसे यहाँ लास्ट में आपने कौन सा लिखा है? लास्ट में डिग लिखा ना, तो डिग नेक्स्ट में रिपीट करना है यूपी बॉर्डर के साथ। तो नेक्स्ट बाउंड्री यूपी। तो यूपी में अपने जो जिले हैं वो हैं डीबीडी डिस्ट्रिक्ट, डीबीडी। तो ये डीबीडी कौन है? एक तो डीग है, डीग जिससे अलग हुआ भरतपुर है, और एक पूर्वी जिला धौलपुर। तो एक तो डीग डिस्ट्रिक्ट, डीग किससे अलग हुआ है? भरतपुर। एंड एक लास्ट में लिख दीजिए धौलपुर, डीबीडी। डीग, भरतपुर एंड धौलपुर। उसके बाद जिसके साथ सबसे लंबी सीमा है वो जिला है एमपी। अब इसके टच में जिले कौन से हैं वो देखिए। तो धौलपुर तक अपने कंप्लीट हो गए थे मैप में। जैसे अभी हमने जो कवर किया था वो राजस्थान का नॉर्थ ईस्ट पार्ट था, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, जिसमें जी एच वाला हिस्सा तो था पंजाब के साथ। फिर उसी एच यानी हनुमानगढ़, देन शेखावाटी, और आगे कुछ जिले और हैं। ये कौन से स्टेट के साथ थे? हरियाणा। तो आगे वाले जो थे शेखावाटी के बाद में जयपुर की जगह कौन सा आ गया है? कोटपुतली, बहरोड, अलवर का एक पार्ट, खैरतल, तिजारा, और खुद अलवर भी शामिल। और इसके बाद में था डीग। तो ये कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर एंड लास्ट में डीग। ये हरियाणा बॉर्डर के साथ 8। और उसके बाद में डीग से लेके आगे भरतपुर और धौलपुर तक यानी डीबीडी। डीग, भरतपुर एंड धौलपुर ये अपने कौन से स्टेट के साथ आ गए? यूपी। लेकिन धौलपुर नीचे भी है ऊपर भी है, दोनों में टच होता है। तो ये धौलपुर आगे एमपी के साथ भी टच में होगा। धौलपुर से नीचे का जो एरिया होता है बॉर्डर पे वो करौली होता है। करौली से नीचे का बॉर्डर जो है ये सवाई माधोपुर का है। और सवाई माधोपुर के बाद में ये हिस्सा आता है हाड़ौती का। हाड़ौती में सिर्फ एक जिला ऐसा है जो बॉर्डर पे नहीं। हाड़ौती में जनरली हम कितने जिले मानते हैं? 4। हाड़ौती फिजिकल डिवीजन जो पढ़ेंगे उसमें 7 है। हाड़ौती डिवीजन का मीनिंग है कोटा संभाग। कोटा संभाग में कितने हैं? 4। उसमें बॉर्डर पे किसको नहीं जाने देना है? बूंदी को। कहीं बूंदी को देख के हर कोई खा जाएगा। बूंदी, लड्डू ये किस काम आते हैं? खाने में। तो बूंदी को बॉर्डर पे नहीं जाने देना है। बाकी सब बॉर्डर पे रहेंगे। कोटा बॉर्डर पे, बारा बॉर्डर पे, झालावाड़ बॉर्डर पे। जबकि कोटा तो 2-2 बार बॉर्डर पे रहेगा। वो बूंदी को कहेगा तू बॉर्डर, तू अंदर रहे और तेरी जगह बॉर्डर पे मैं कितनी बार? 2 बार आऊंगा। किस तरीके से आएगा ये देखना है। तो ये 3 जिले जो ये वाले हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इनको जनरली हम बोलते हैं डांग एरिया। डांग एरिया वो एरिया होता है जहां से चंबल बहती है, और चंबल बहते हुए गहरे गड्ढे बनाती है। तो गड्ढे बनाती है तो उस एरिया को बीहड़ एरिया कहते हैं। तो चंबल है वो कटाव करेगा, तो कटाव करता है उसको कहते हैं गली इरोजन, अवनालिका अपर्दन। जैसे अपने घर के आगे जो नालियां होती हैं पानी की, वो भी गड्ढा ही होता है लेकिन वो नाली होता है, और इसका पूरा नाम क्या बोलते हैं? अवनालिका। तो नदियों के द्वारा जो गड्ढे बनाए जाते हैं जिससे जमीन क्या हो जाती है? उबड़ खाबड़। तो इस उबड़ खाबड़ भूमियों को क्या कहा जाता है? बीहड़ एरिया, डांग एरिया, जिसमें मुख्यतः डाकू छुपा करते थे। तो ये डाकुओं का एरिया धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। कहने में वर्तमान में तो डाकू लगभग समाप्त हो गए एक जगन डाकू को छोड़कर। तो अब भी बचा हुआ है जगन डाकू एंड टीम बची हुई है। तो ये वाला अपना धौलपुर का एरिया है, डांग एरिया। फिर उसके बाद में हाड़ौती वाला एरिया। तो हाड़ौती में एक बूंदी को काउंट नहीं करना है। तो हाड़ौती वाला किस तरीके से है? एमपी के साथ सीमा बनाते हैं वहाँ। इसमें जैसे ये लास्ट में सवाई माधोपुर, इसके बाद में ये आता है कोटा। तो कोटा अपने नॉर्थ से लेके इस तरीके से साउथ तक दोनों तरफ से टच है। एमपी का ये पार्ट टच, नॉर्थ वाला पार्ट एमपी का टच। फिर कोटा से इसका ईस्ट पार्ट सेपरेट किया गया, पूर्वी भाग अलग किया गया 12। ब्रिटिश टाइम पीरियड में कोटा में लास्ट राजस्थान के जो
रियासत बनाई गई थी, वो बनाई गई थी झालावाड़। ये भी किसी न किसी टाइम कोटा से ही अलग हुआ था। तो ये दो पार्ट, एक कोटा से अलग हुआ 12, फिर झालावाड़, फिर वापस बाउंड्री किसकी आ जाती है, कोटा की। उत्तर में भी बाउंड्री किसकी थी, कोटा की। और फिर इस साइड में कोटा के पास में चित्तौड़ का एक टूटा हुआ हिस्सा है घोड़े के नाल जैसा। तो यहाँ राजस्थान की बाउंड्री थोड़ी इस तरीके से होती है, जिग जैग। और उसके अंदर चित्तौड़ ऐसी बाउंड्री बनाता है घोड़े के नाल के रूप में। फिर इसके बीच में एक आयताकार बाउंड्री आती है, हल्की सी आयताकार जिला आता है, बाउंड्री तो हल्की सी आती है भीलवाड़ा की। फिर आता है चित्तौड़ का मुख्य हिस्सा, बड़ा चित्तौड़। और इस चित्तौड़ से अलग हुआ जो जिला था वो था प्रतापगढ़। तो चित्तौड़ भी एमपी बॉर्डर पे कितनी बार आ गया, एक तो एक कोटा के पास और एक ये इधर प्रतापगढ़ के आसपास। बीच में यहाँ भीलवाड़ा आ रहा है, तो भीलवाड़ा भी हल्का सा बॉर्डर किसके साथ बना रहे, एमपी के साथ। और फिर राजस्थान का जो दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा इस साइड में एमपी के साथ और इस साइड में गुजरात के साथ। तो इसमें याद रखना है कि एमपी के साथ एक तो अपने डांग एरिया शामिल होंगे। तो डांग एरिया में पूर्वी जिला धौलपुर, उसके साथ में करौली, और करौली के साथ सवाई माधोपुर। तो 3 जिले तो इसमें कौन से हो गए, डांग। फिर 3 जिले अपने हाड़ौती के शामिल होंगे, बूंदी को ऐड नहीं करना है। कोटा, बारां, झालावाड़, या पहले चारों को बोल दो, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, फिर बूंदी को हटा लो। तो इसका मीनिंग कोटा, बारां और झालावाड़। फिर राजस्थान के सदन वाले 3 जिले चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये राजस्थान के ट्राइबल एरिया की तरफ है, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। और फिर चित्तौड़ और चित्तौड़ के बीच में एंट्री किसकी हो रही है, इसके काउंटिंग लास्ट में ले लो, 3, 3, 6, 3, 9 और एक लास्ट में 10। तो बॉर्डर भी सबसे लंबा है एमपी के साथ, और जिले भी सबसे ज्यादा हैं उसके साथ, 10 जिले। नंबर सेकंड पे लंबा बॉर्डर किसका है, हरियाणा, उसके साथ जिले कितने, 8। उसके बाद में नंबर थर्ड पे बॉर्डर गुजरात। गुजरात 5 में से बीच में गुजरात ही था ना, तो नंबर थर्ड गुजरात। किसके बाद में, एमपी और हरियाणा के बाद। तो गुजरात की सीमा पे अपने 6 जिले आते हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ 10, उससे 2 कम करो, हरियाणा, उससे 2 कम करो, गुजरात। गुजरात वाले से बाद में यूपी पे आते हैं, तो यूपी पे डीबीडी 3 और पंजाब के साथ 2। तो जैसे इनकी सीमाएं हैं वैसे इनके जिलों का क्रम भी है। तो एमपी के साथ सीमा लंबी है तो उसके साथ जिले भी कितने हैं, 10। फिर हरियाणा के साथ सीमा लंबी है तो उसके साथ जिले 8। फिर गुजरात के साथ जिले अपने 6। फिर यूपी के साथ 3 और एमपी सॉरी पंजाब के साथ 2 जिले। तो जैसा इनकी सीमाओं की लेंथ है वैसे वैसे इनके साथ डिस्ट्रिक्ट की काउंटिंग भी है। तो सबसे कम डिस्ट्रिक्ट किसके साथ है, पंजाब, उससे ज्यादा यूपी, उससे ज्यादा गुजरात, सेकंड मैक्सिमम हरियाणा और मैक्सिमम एमपी के साथ। तो जिस साइड में आपने एमपी लिखा है, एमपी के सामने राजस्थान के जिलों को लिखने का तरीका, एक तो लिख दो, एक तो लिख दीजिए डांग। तो डांग में तीनों जिले कौन कौन से हैं, तो पूर्व से स्टार्ट हो जाओ, लास्ट में कहाँ कंप्लीट किया था आपने, धौलपुर। धौलपुर से स्टार्ट होना है अपने को, धौलपुर, देन करौली, करौली के बाद में सवाई माधोपुर, उसके बाद में नेक्स्ट हाड़ौती। तो कुछ जिले तो अपने इस टाइटल से याद होंगे, डांग। नेक्स्ट हाड़ौती, तो हाड़ौती में कौन कौन से हैं, बूंदी को छोड़ के बाकी हैं, कोटा, बारां, झालावाड़। फिर लास्ट में दक्षिणी राजस्थान के कुछ जिले काउंट करें, तो दक्षिणी राजस्थान में जहाँ आप चित्तौड़ लिखो, चित्तौड़ के साथ ही आपको एक जिला और लिखना है, चित्तौड़ एंड भीलवाड़ा, क्योंकि चित्तौड़ चित्तौड़ को अलग कौन करता है, भीलवाड़ा। फिर चित्तौड़ के नीचे अलग हुआ जिला कौन सा था, 2008 में अलग हुआ था, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के नीचे राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा। तो राजस्थान के सदन वाले डिस्ट्रिक्ट काउंट करने हैं, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। फिर चित्तौड़ से, और चित्तौड़ चित्तौड़ के बीच में जिसकी एंट्री है वो कौन है, भीलवाड़ा। तो चित्तौड़ के साथ भीलवाड़ा भी लिखते हैं ना। तो काउंटिंग में आप चाहे उस चित्तौड़ से लोगे चाहे सदन से लोगे, तो चित्तौड़ पहले काउंट होगा, देन भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में
यानी इस तरीके से है चित्तौड़, उसके बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद फिर चित्तौड़। तो काउंटिंग तो चित्तौड़ की एक बार ही आएगी, जिला तो एक ही माना जाता है। फिर प्रतापगढ़ और लास्ट में आएगा बांसवाड़ा, और ये बांसवाड़ा आगे गुजरात में भी रिपीट होगा। तो लास्ट वाले सारे जिले अभी तक आपने ऐसे देखे हैं कि जो जिला आपने लास्ट में लिखा हो नेक्स्ट में रिपीट हो रहा है। जैसे पहले हनुमानगढ़ हरियाणा में रिपीट हुआ था, फिर डीग हरियाणा से यूपी में रिपीट हुआ था, फिर धौलपुर यूपी से एमपी में रिपीट हुआ था, अब बांसवाड़ा एमपी से गुजरात में रिपीट होगा। तो इसमें 10 जिले हो गए, 3 3 6, और लास्ट में एक चित्तौड़ के साथ हमने 6 के बाद में 9, और एक लास्ट में चित्तौड़ के साथ एक और लिख रखा है भीलवाड़ा। तो इसमें 2 3 टाइटल, पूरे 10 जिले मत रटो, पहले ये याद करो डांग एरिया कौन से हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। देन हाड़ौती के पार्ट कौन से हैं, बूंदी छोड़ना, उसमें कोटा, बारा, झालावाड़। फिर सदर्न राजस्थान के कुछ जिले जिसमें चित्तौड़ और उसको अलग करने वाला भीलवाड़ा, फिर प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा। फिर बांसवाड़ा के बाद में स्टार्ट होगा गुजरात। गुजरात वाले कुछ इस तरीके से हैं, राजस्थान का जैसे अरावली है, अरावली का पार्ट गुजरात में एंट्री करता है इधर, और यहां से राजस्थान की ऊंची चोटियां स्टार्ट होती हैं राजस्थान की ओर से। कौन से जिले से, सिरोही से। सिरोही के पश्चिम में आप जाओगे तो यहाँ आएगा जालोर, जालोर के पश्चिम में जाओगे तो बाड़मेर। तो बाड़मेर का वही पार्ट जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लास्ट पॉइंट था ना, बाखासर, वहां इंटर स्टेट बाउंड्री है वो भी समाप्त होती है। इंटरनेशनल बाउंड्री है वो भी वहीं समाप्त होती है, और इंटर स्टेट भी आके यहीं मिलती है। जैसे इंटर स्टेट बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट होती है, इंटरनेशनल बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट होती है, इंदोमल कोड, तो इंटर स्टेट भी वहीं से स्टार्ट होती है। इंटरनेशनल बाउंड्री कहाँ आके समाप्त होती है, बाकासर, तो इंटर स्टेट भी वहीं आके समाप्त होती है। तो इसका मीनिंग दोनों तरफ कॉमन पॉइंट है, लेकिन ये जो स्थान है ये थोड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी, इसलिए उसमें ज्यादा हाईलाइट किए हैं, इंटर स्टेट बाउंड्री में लिखे नहीं जाते। बाकी इसका मीनिंग है कि आप यहाँ हिंदूमल कोड से इधर चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट होता है, और यहाँ से क्लॉकवाइज स्टार्ट कर रहे हो तो इंडिया का पंजाब स्टार्ट होता है। तो इसका मीनिंग पॉइंट कॉमन ही है हिंदूमल कोड, ये इंटरनेशनल बाउंड्री पे भी आता है और इंटर स्टेट बाउंड्री पे भी आता है। बाखासर है वो इंटरनेशनल बाउंड्री सिंध पे भी आता है, और वही पॉइंट गुजरात के ऊपर भी आता है। तो इसका मीनिंग अरावली के पश्चिम में 3 जिले याद रखो, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। फिर सिरोही से नीचे की ओर आओगे तो सबसे नीचे की ओर तो कौन है, बांसवाड़ा, और सिरोही के जस्ट पास में यहाँ आता है उदयपुर, और उदयपुर बांसवाड़ा के बीच में डूंगरपुर। तो 3 जिले अरावली के ईस्ट वाले और 3 जिले अरावली के वेस्ट वाले, ये टोटल 6 जिले अपने गुजरात के बॉर्डर पे। और जैसे अरावली गुजरात में एंट्री करती है तो गुजरात वालों ने यहाँ जिले का नाम क्या रखा हुआ है, अरावली। सिरोही से एक नदी एंट्री करती है जिसका नाम है, जैसे अपने यहाँ राजसमंद से एक नदी निकलती है चंबल में आती है, उसको हम कहते हैं बनास, राजसमंद से आती है, जिसपे बिसलपुर डैम बना हुआ है। इस बनास के बिल्कुल अपोजिट सिरोही से एक नदी निकलती है, उसको कहते हैं वेस्ट बनास। ये बनास है, इसका नाम पश्चिमी बनास है। तो पश्चिमी बनास के किनारे जो है उस जिले का नाम उन्होंने रखा है बनास कांठा, कांठा यानी किनारे पे स्थित। तो बनास के कांठे किनारे पे स्थित है, उसका नाम क्या रखा है, बनास कांठा। उदयपुर और हल्का सा डूंगरपुर से होते हुए गुजरात में एंट्री करती है साबरमती। साबरमती का ओरिजिन राजस्थान से है, लेकिन मेन कैचमेंट एरिया गुजरात में है। तो ये शब्द सुन के भी आपको कभी फील नहीं होगा कि राजस्थान की नदी, जैसे साबरमती बोलेंगे तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा गुजरात की नदी, लेकिन उसका ओरिजिन पॉइंट राजस्थान के पास है। तो ये साबरमती जैसे ही एंट्री करती है उस जिले का नाम क्या निकाल रखा है, साबरकांठा। जैसे माही नदी वहां एंट्री करती है तो उसका नाम है महिसागर, जिले का नाम। उसमें माही कांठा नहीं है, सिर्फ यही एक ऐसा नाम है जिसमें महिसागर नाम लिखा हुआ है। तो इसका माही के नाम से नहीं है, महिसागर, स्पेलिंग वही है माही नदी वाली, लेकिन हिंदी प्रोनाउंसिएशन उसका माही सागर नहीं महिसागर किया गया है। तो राजस्थान की जो ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, भौगोलिक विशेषताएं जो हैं, उनके नाम से गुजरात वालों ने जिलों के नाम रखे हुए हैं। अरावली जहाँ एंट्री कर गई उसका नाम अरावली, जहाँ पश्चिम बनास चली गई वो बनासकांठा, जहाँ साबरमती चली गई वो साबरकांठा, जहाँ माही चली गई वो महिसागर। बस 1 2 नए जिले उन्होंने, जैसे एक तो कच्छ जिला है और एक उनका दाहोद है, तो ये 2 नए नाम दे रखे हैं साइड वाले। बाकी सारे नाम जो राजस्थान की नदी या यहाँ की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या माउंटेन्स हैं उन नामों से उनके जिले हैं। तो गुजरात वालों के जिले लगभग आपको ऐसे दिखाई देंगे जैसे राजस्थान के शब्दों पे रखे हुए।
हालांकि वो सिर्फ हमारे नहीं है, गुजरात के भी हैं। तो अरावली सिर्फ हमारी थोड़ी ना है, गुजरात वालों की भी है। तो इस कारण उन्होंने ये पश्चिमी बनास हमसे ज्यादा गुजरात वालों की है। साबरमती मुख्यतः अपने से कहीं ज्यादा गुजरात वालों की, और माही नदी है अपने से कहीं ज्यादा गुजरात में बहती है। तो इसका मीनिंग ये जो ज्योग्राफिकल करेक्टरिस्टिक है ये पहले हमारी हैं और उसके बाद में गुजरात की, क्योंकि पहले इस साइड में या तो ये ओरिजिन होती हैं नदियां, या इस साइड में ज्यादा है, जैसे अरावली राजस्थान में ज्यादा है लेकिन गुजरात में भी कम नहीं है। लेकिन 80% हिस्सा अरावली का किस में काउंट होता है, राजस्थान के अंदर। तो अब लास्ट वाला जो स्टेट बचा है पड़ोसी राज्यों में, वो कौन सा बचा है, गुजरात। गुजरात के साथ जिले कितने हैं वो लिख दीजिए। गुजरात वाले सदन से काउंट करना है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर कर्क रेखा वाला दूसरा जिला डूंगरपुर, और ये दोनों किस डिवीजन हेडक्वार्टर में आते हैं, उदयपुर। फिर अरावली के पश्चिम वाले 3 काउंट करने हैं, जालोर, सॉरी सिरोही, जालोर, और जालोर होते हुए लास्ट में कहां पर, बाड़मेर, जहां इंटरनेशनल और इंटर स्टेट बाउंड्री दोनों समाप्त होती हैं। तो हमने बाउंड्री स्टार्ट की ऊपर गंगानगर से लेके और लास्ट में बाड़मेर तक, लेकिन इस बाउंड्री पे अपन चले हैं क्लॉकवाइज, जबकि इंटरनेशनल बॉर्डर पे चले थे एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें एक तो सिंपल आपको ये देखना है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी राज्य कितने थे, 5। अब इन 5 के बीच में कॉमन डिस्ट्रिक्ट कितने आए। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी 5 अंगुलियां, इन 5 अंगुलियों में कॉमन स्पेस कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। तो अपने 4 डिस्ट्रिक्ट कॉमन आए हैं। एक हनुमानगढ़ कॉमन था किसके बीच में, पंजाब और हरियाणा के बीच में। एक अपने डीग था, एक धौलपुर था और एक बांसवाड़ा था। आपको बिल्कुल इजी तरीके से जिन 2 का पता रहता है वो 2 ये होता है, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा का आपको पता रहता है। डीडी को और याद रखना है, डीडी कौन है, डी डीग है और डी धौलपुर। और बाकी इन दोनों का अगर आपने ये सीक्वेंस याद कर लिया चारों का, अगर आपने ये याद कर लिया कि हनुमानगढ़ 2 राज्यों के टच में है, बांसवाड़ा भी 2 राज्यों के टच में है, बीच में डी और डी है, इसका मीनिंग एक डीग है और एक धौलपुर है। तो इनके आगे राज्य कौन से लिखने हैं वो ऑलरेडी आपको पता है, तो राज्य ऊपर से कंटिन्यूस सीक्वेंस में लिखने हैं और हर एक में 2-2 लिखने हैं, और जो सेकंड लिखोगे वो नेक्स्ट में रिपीट करना है। जैसे पंजाब हरियाणा, देन हरियाणा, हरियाणा यूपी, फिर यूपी एमपी, फिर एमपी गुजरात। तो ये आप स्टेट रिपीट तब कर पाओगे जो ये सीक्वेंस में लिखोगे तब। तो इसका मीनिंग इनको हमेशा सीक्वेंस में रटा करो कि राजस्थान के नॉर्थ में ऐसा कौन सा जिला है जो 2 राज्यों के टच में है, हनुमानगढ़। सदन में ऐसा कौन है, और इन दोनों के बीच में 2 कौन है, डीडी। कौन से डीडी, एक डीग और एक धौलपुर। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इनके बारे में लिखवाएंगे आपको कल।